कौन सी जनजाति पड़ी? कंजर शब्द किससे बना है? कंजर मुख्यतः कौन से क्षेत्र में रहते हैं? मुख्य व्यवसाय क्या है? अच्छा, अपराध करने से पहले देवताओं से, तो कौन कौन से देवताओं से? जोगिनिया माता, चौथ माता, रक्तदंजी माता और हनुमान। जोगिनिया माता कंजरों की क्या है? कल मुझे कौन आप में से कोई बता रहे थे सर जोगिनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा में चित्तौड़गढ़ में, तो बॉर्डर है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ है ना, वो बता रहे थे चित्तौड़ में भीलवाड़ा, वो कह रहे थे उस गांव का यूं चित्तौड़ है। आप भी वहीं के हो तो लड़ लेना आपस के अंदर, ठीक है? मेरे को जो आता था उतना बता दिया भाई, सीधी सी बात है। और ये जो आशीर्वाद मांगना होता है इसको क्या बोलते हैं? पति पति मांगना बोलते हैं उसको। और फिर हमने पढ़ा था कि कंजर जो होते हैं वो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद और किसका मांस खाते हैं, और उनका जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? अगली जनजाति लिखो, कथोड़ी। कौन सी जनजाति है? दो दिन मैंने पहले बीच में थोड़ी बातें की थी कि कथोड़ी बेसिकली महाराष्ट्र के हैं, इसलिए मैंने बताया था कथोड़ी जो डांस करते हैं उसमें पिरामिड बनाते हैं, और उनकी महिलाएं कैसी साड़ी पहनती है? फड़का। तभी मैंने बताया था कि फड़का साड़ी मराठी साड़ी होती है, और मराठों के अंदर कोई डांस होता है उसके अंदर क्या बनाते हैं वो लोग? पिरामिड बनाते हैं। तो मुख्यतः कहां की जनजाति है? अच्छा, एक पेड़ होता है खेर। कौन सा पेड़ होता है? खेर के पेड़ से कत्था तोड़ते रहते हैं। कत्था जानते हो? पान में जो लगता है जिससे आपका मुंह लाल होता है, वो जो कत्था होता है वो खेर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। वो कत्था प्राप्त करते हैं इसलिए क्या कहलाए? क्या कहलाते हैं? देखो, मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, ओरिजिनली दे बिलोंग टू महाराष्ट्र। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, ओरिजिनली दे बिलोंग टू महाराष्ट्र। 7 से 9 किसकी क्लास होती है आप? मूल रूप से किसकी जनजाति है? महाराष्ट्र। देखो, खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं, दे कलेक्ट कत्था फ्रॉम खेर ट्री। खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं, दे कलेक्ट कत्था फ्रॉम खेर ट्री। खेर के पेड़ से कत्था प्राप्त करते हैं, दे कलेक्ट कत्था फ्रॉम खेर ट्री। अतः इन्हें कथोड़ी कहा जाता है, सो दे आर कॉल्ड एज कथोड़ी। अतः इन्हें कथोड़ी कहा जाता है, सो दे आर कॉल्ड एज कथोड़ी। अपने राजस्थान में बेसिकली कहां पर रहते? तो उदयपुर। तो लिख लो मुख्य क्षेत्र उदयपुर। मेन इलाका कौन सा राजस्थान में इनका? उदयपुर। और क्या रहते हैं अब तो खत्म हो आगे कथोड़ी। राजस्थान में उदयपुर में कोई 35-40 परिवार ही बचे हैं। संकटग्रस्त जनजाति है। कैसी जनजाति है? खत्म होने वाली है, बस 35-40 परिवार ही बचे हैं इनके लिए। देखिए, वल्नरेबल ट्राइब है। लिखो, यह एक संकटग्रस्त जनजाति है, इट इज वल्नरेबल ट्राइब। यह एक संकटग्रस्त जनजाति है, इट इज ए वल्नरेबल ट्राइब। यह एक संकटग्रस्त जनजाति है, इट इज ए वल्नरेबल ट्राइब। क्वेश्चन लिख लो 35-40 परिवार, ताकि याद रहेगा भाई वल्नरेबल कैसे, कितने परिवार बचे इनके केवल। फिर सरकार थोड़ा ज्यादा ध्यान रखती है, लाड रखती है इनका पूरा। अपनी योजना चलती है नरेगा, मनरेगा बोलते हैं। तो मनरेगा के अंदर नॉर्मली ये होता है भाई 100 दिन का रोजगार है। कितने दिन का रोजगार है? इनको कहा गया भाई 200। कितना दे दो? 2। अकाल के टाइम में नरेगा में मिलता है 150 का, तो इनको कहा गया इनको दे दो 250। तो इनको मनरेगा में कितना दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है? 100। लिख लो, मनरेगा में, इन मनरेगा, मनरेगा में, इन मनरेगा, राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड 100 days एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड 100 days एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड 100 days एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। कौन सी जनजाति को? कथोड़ी। क्यों देती है? खत्म होने वाले हैं तो भाई का थोड़ा इनका ध्यान रख लिया जाए। अच्छा, और इनके बारे में तो कथोड़ियों के बारे में कहा जाता है कथोड़ी दूध नहीं पीते। क्या नहीं पीते? देखो, कथोड़ी दूध नहीं पीते हैं। बस बच्चा छोटा होता होता माँ का पिए, बाद में वैसे दूध नहीं पीते। कथोड़ी दूध नहीं पीते हैं। कथोड़ी डोंट टेक मिल्क। कथोड़ी दूध नहीं पीते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं से तो पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ेगी, दूध की जगह और कुछ पियो। देखो, कथोड़ी शराब अधिक पीते हैं। दे टेक मोर लिकर। कथोड़ी शराब अधिक पीते हैं। कभी समानता आधारित समाज, एकदम महिला पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं है। कथोड़ी शराब अधिक पीते हैं। कथोड़ी टेक मोर लिकर। तो कोई भेदभाव नहीं है। तो महिलाएं भी शाम को पुरुषों के साथ बैठ के चीयर्स। देखो, महिलाएं भी पुरुषों के साथ शराब पीती है। विमेन ऑल्सो टेक लिकर अलोंग विथ मैन। महिलाएं भी पुरुषों के साथ शराब पीती है। विमेन ऑल्सो टेक लिकर अलोंग विथ मैन। मेरे तो ये नहीं समझ में इनके रोटियां कौन बनाता है फिर।
भाई नॉर्मली तो क्या होता है, आदमी बोमिया होके आता है, लुगाई तो बेचारी शादी रहती है, तो जैसे डाकी जिस हालत में भी है रोटी तो खिलाई देती है, ये तो मुझे 3 पैक के बाद में दोनों यूं बुर्रा करते होंगे, तो या तो फिर रोटियां पहले से बना के रखते होंगे, और फिर दारू भाई कड़वी है तो कुछ ना कुछ साथ में खाने के लिए आपको चाहिए, तो बंदर का मांस खाते हैं, लिखो। और तुम एक दिन इंग्लिश मीडियम वाला, तुम कहते मोर का मांस फ्लैश होता है, तो बताओ बंदर का क्या होता है, सारे मांस बताने पड़े हैं, तो उसको फ्लैश कहेंगे, मतलब कोई बाकी है मांस को फ्लैश, तो फिर बकरे को मीट क्यों? हाँ, फ्लैश मतलब क्या होता है? नरम, नरम मांस है वो तो। अच्छा कठोर, यार मुझे क्या बता दो ये, अच्छा। तुम जाओ, हाँ ऐसा फ्लैश जो खा सकते हैं, अच्छा तो खाते सारी है यार चीजें, मतलब क्या नहीं खा सकते? ये तो मोर का ही खा रहे हैं, बंदर का खा रहे हैं, उसको मीट माना जाए। अच्छा, ऐसा फ्लैश जो खाया जा सके उसको क्या कहा जाए? देखो जीके में बढ़ोतरी हो रही है, लिखो रे राम राम, लिखो जो लिखना है वो लिख लो, लिखो बंदर का मांस खाते हैं। सुबह सुबह कैसी कैसी बात करते, उल्टी हो जाएगी। बंदर का तुम सारे मांसाहारी आदमी हो रहे, क्या रहे ऐसी बातों भी बातें करते रहते हो? मंगलवार हो रहे और बंदर के मांस की बात, राम जी लिख लो। मैं तो अभी लाइन नहीं बोलूंगा आपको, जैसे लिखने वैसे लिखने आए तो लिख लो, और नहीं लिखने आए तो फूटे आपके। बालाजी महाराज सो सलाम महाराज। हाँ अपने भाई साहब डर लगता है, देखो सीधी सी बात, किसी से लिखा जाए तो लिख लो, नहीं लिखा जाए तो फूटे तुम्हारे। अच्छा, जो कथोड़ी महिलाएं होती है गहने नहीं पहनती, तो मतलब दारू पीती है ज्यादा तो डर लगता है गहने वहने खोल देगी कहीं पे तो लूट के ले जाएगा, तो लिखो कथोड़ी महिलाएं गहने नहीं पहनती है। विमेन डोंट वियर ऑर्नामेंट्स, कथोड़ी महिलाएं गहने नहीं पहनती है, कथोड़ी विमेन डोंट वियर ऑर्नामेंट्स। पर महिलाओं को भाई यूं सजने संवरने का शौक, तो गहने नहीं पहने तो और क्या करे, टैटू बनवाती है। देखो कथोड़ी महिलाएं टैटू बनवाती है, कथोड़ी विमेन गेट टैटूज। हिंदी में लिखो गोदना गुदवाती है, गोदना गुदवाती है। हाँ क्या वाह टैटू, हाँ कथोड़ी महिलाएं गोदना गुदवाती है, कथोड़ी विमेन गेट टैटूज। एनग्रेव लिख ले, एनग्रेव मतलब वैसे कठोर सतह भी खोदना होता है, हाथ का कठोर सतह नहीं होती ना। कठोरी महिलाएं क्या, तो आप सीधे लिखो ना गेट टैटू, टैटू प्राप्त करती है, तो क्या क्या लगवाती है, क्या खुदवाती है? टैटू, गोदना। और ये टैटू वाली व्यवस्था जनजातियों में ही है ना। ये अब तुम जितने टैटू बना घूम रहे हो तुम सब जनजाति हो, ये पहले जनजातियों की विशेषता हुआ करती थी। और मैं तो हमेशा कहता हूं, कोई कहता है कि यार टैटू बनवा लेते हैं, मगर यार ये बडगों ने बना के छोड़ दिए, परदादा जी की पीढ़ी वाले तक लोगों ने, दादाजी की पीढ़ी वाले लोगों ने टैटू ही बनवाए, सबके कुछ ना कुछ लिखा हुआ, ओम लिखा हुआ, राम लिखा हुआ, ओम नमो शिवाय लिखा हुआ, जय पितरजी महाराज लिखा हुआ, लुगाइयों के सबके आदमियों के नाम लिखे हुए। आधार कार्ड था यार किसी टाइम, पत्नी से पूछा था पति का नाम क्या है, चेक। हाँ इधर से देख लीजिए आप। हाँ तो महिलाएं जो होती है वो गहने नहीं पहनती, महिलाएं क्या बनवाती है? अच्छा मुख्य देवता कौन कौन से इनके लिखो, प्रमुख देवता। हाँ क्या है प्रमुख देवता, लिखो। देवताओं के नाम बड़े जोरदार लिखो। डूंगर देव, डूंगर मतलब पहाड़ होता है, पहाड़ को देवता मान लिया। गामदेव, वाद्य देव, भारी माता को, माता जी थोड़े मोटे रहे होंगे। कंसारी माता, तभी ये जनजातियां भाई, आप जैसे रीति रिवाज नहीं है इनके, इनके रीति रिवाज अलग है। डूंगर देव, गामदेव, वाद्य देव, भारी माता, कंसारी माता। झोंपड़ी बनाते हो, झोंपड़ी लिख ली पहले, ये उतार लो। क्या क्या नाम बताओ देखिए एक बार देवताओं के नाम। डूंगर देव, गामदेव, वाद्य देव, भारी माता। और कौन सी जनजाति की देवता है? झोंपड़ी बनाते हो, झोंपड़ी को बोलते हैं खोलरा। क्या बोलते हैं? लिख लो, झोंपड़ी बराबर खोलरा। दारू पी क्या कहते होंगे, खोल रहा है, तो धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया उसका, खोल। झोंपड़ी जो होती है इनकी, हट जो होती है उसको क्या बोलते हैं? खोल। मुखिया, नायक, हेड चीफ बताया था मैंने, उसको बोलते हैं अनिल कपूर। नायक क्या कहते हैं उसको? नायक मूवी किसकी है? लिखो मुखिया, हेड या चीफ। मुखिया, मुखिया क्या बोलते हैं? तो उनमें कंजरों में तो मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल। और कथोड़ियों में मुखिया क्या बोलते हैं? नायक। क्या रह जाएगी बात है? इसके अगली जनजाति लिखो भाई। डामोर,
खेरवा, खेरवा, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, अलग है, अलग। लिखो, अगले लिखो डामोर। डामोर बेसिकली डूंगरपुर में रहते हैं। डूंगरपुर के अंदर एक पंचायत समिति पड़ती है, उसका नाम है सिमलवाड़ा। कौन सी पंचायत समिति है? लिखो, मुख्य क्षेत्र सिमलवाड़ा पंचायत समिति। मुख्य क्षेत्र, मेन एरिया, सिमलवाड़ा पंचायत समिति। इंग्लिश में ये लिखना, सिमलवाड़ा पंचायत समिति। कोष्टक में लिखो डूंगरपुर, सिमलवाड़ा पंचायत समिति। मुख्य इलाका कौन सा इनका बताओ, देखिए, सिमलवाड़ा पंचायत समिति। और ये इतने ज्यादा यहां पे डामोर रहते हैं कि इस इलाके का नाम भी पड़ गया डामरिया। क्या नाम पड़ गया? तो नीचे तीर लगा लो, इसे डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज डामरिया रीजन। इसे डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज डामरिया रीजन। क्या कहा जाता है इसको? डामरिया क्षेत्र। कौन से को? अच्छा, उधर उनमें कथोड़ियों में हम पढ़ रहे थे कि जो महिलाएं होती है वो गहने नहीं पहनती, क्या बनवाती है? टैटू। यहां पे डामोरों में महिलाएं छोड़ो, पुरुष भी गहने पहनते हैं। लिखो, पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। मैन ऑल्सो वियर ऑर्नामेंट्स लाइक वीमेन। पुरुष भी महिलाओं की तरह गहने पहनते हैं। मैन ऑल्सो वियर ऑर्नामेंट लाइक वीमेन। अब ऐसे सारे पुरुष ही पहनते हैं जी, डामोरों का क्यों कहा जाए? गले में चेन पहनते हैं, कानों के अंदर पहनते हैं, हाथों में पहनते हैं, हाथों में कड़े वगैरह पहनते हैं। मैंने लोगों की शादियों में पैरों में कड़े पहनते हुए देखे। मतलब आप जब तक आदमी नथ ना पहने तुम गहने मानोगे नहीं। अब वो बचा एक, बाकी से तो पहन ही लिए, तो पहनते हैं। पर इनमें थोड़ा ज्यादा करते होंगे, रेगुलर रखते होंगे, ज्यादा तौर पे रखते होंगे, इसलिए वो हो गया। गुजरात के एकदम टच में पड़ता है, इसलिए इनकी भाषा पर कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? गुजरात। देख लो, इनकी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। देयर लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती लैंग्वेज। इनकी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। देयर लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती लैंग्वेज। इनकी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। मुखिया जो होता है उसको बोलते हैं मुखी। मुखिया को लिख लो, मुखी। तो आप सारे बताओ, देखिए एक साथ मेरे को। उनको कंजर वाले मुखिया क्या बोलते हैं? पटेल। बीच वाले जो कथोड़ी थे उनके, और ये जो डामोर इनके मुखिया क्या? मुखी। अच्छा, एक आदमी एक से अधिक शादियां कर सकता है, बहुविवाह। क्या कर सकता है? लिख लो, पुरुष बहुविवाह करते हैं। पुरुष बहुविवाह करते हैं, मैन गेट पॉलीगेमी। पुरुष बहुविवाह करते हैं, मैन गेट पॉलीगेमी। पॉलीगेमी कहते हैं बहुविवाह को। अभी गुजरात में लड़की ने क्या कर ली? सोलोगेमी, मोनोगेमी या सोलो? सोलो, अकेले। अकेले भाई, अकेले घूमने जाते कहते सोलो ट्रिप। उसने अकेले शादी कर ली, खुद से ही शादी कर ली, तो सोलोगेमी। क्या नाम लड़की का? यार तुम करंट पढ़ते ही नहीं, इसका मतलब है। और कोई पूछ लेगा तुमसे करंट में, तो हाल ही में भारत में कौन सी लड़की ने सोलोगेमी कर ली? क्षमा बिंदु। क्षमा बिंदु नाम करके लड़की है, उसके भगवान जाने क्या जी में अकेली नाच रही है, अकेली फेरे ले रही है, खुद ही आपके मांग भर रही है। मैं भारत में अजीब अजीब तरीके के लोग आने लग जाते हैं। तो क्या लिखा है? पुरुष क्या कर लेते हैं? अच्छा, अब एक से ज्यादा शादियां करनी है तो पैसे देके लड़कियां लेके आ जाते हैं, खरीद के लेके आ जाते हैं। उसको बोलते हैं दापा। क्या बोलते हैं? वधु मूल्य। दुल्हन के पैसे दिए जाते हैं, दुल्हन के पैसे क्या बोलते हैं? दापा। लिख लो, वधु मूल्य बराबर दापा, ब्राइड प्राइस। वधु मूल्य बराबर दापा, ब्राइड प्राइस। कोई पूछेगा भाई दापा क्या होता है, तो जनजातियों में जो वधु मूल्य दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? दापा। दापा बोलते हैं उसको। होली के टाइम में एक कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम को बोलते हैं चाड़िया। क्या बोलते हैं? लिखो, चाड़िया बराबर होली का कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ होली। चाड़िया बराबर होली का कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ होली। होली का जो कार्यक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? चाड़िया। मेले लिख लो, मेले लगते हैं इनके। एक मेले का नाम है छेला बाबूजी का मेला। बाबूजी तो मैंने शुरुआत की क्लास में बताया था आपको, भगवान को बाबूजी बोलते हैं। छेला बाबूजी का मेला वो गुजरात के टच में पड़ता है, तो गुजरात में एक जगह पड़ती है पंचमहल, वहां पर लगता है छेला बाबूजी का मेला, फेयर ऑफ छेला बाबूजी। छेला बाबूजी का मेला। एक लगता है गैरस की रेवड़ी का मेला, फेयर ऑफ गैरस की रेवड़ी। ये डूंगरपुर में रहते हैं ज्यादातर लोग।
ग्यारस की रेवड़ी का मेला। ये कहां पे लगता? तो दो मेले बताओ, देख कौन कौन से? दो दो मात्रा लगना। छेला बावची का मेला तो कहां पे लगता है? पंचमहल गुजरात। और ग्यारस की रेवड़ी का मेला कहां लगता है? ये आपकी जनजातियों की डामोर, गुजरात के टच में पड़ता है, इसलिए मेला भी गुजरात में लग रहा है। और भाषा पे भी कौन सी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है? गुजराती भाषा क्या देता है प्रभाव। अच्छा, डामोर एकमात्र जनजाति है, मैंने आपको बताया था परसों की। जनजातियां वो है जो जंगलों में रहती। जनजातियां कौन सी थी जो? और जंगलों में रहने का भी ज्यादा मतलब ये, जनजातियां वे है जिनकी आजीविका, जिनका लाइवलीहुड किस पे डिपेंड करता है? जंगलों। जो जंगल में खेती करते हैं, जंगल की लकड़ियां, फल फूल, गोंद, शहद वगैरह जो भी बेच बाच के अपना टाइम पास करते हैं, वो क्या मानी गई? हमारे जनजाति। ये एकमात्र जनजाति है जो जंगलों में नहीं रहती या जंगलों पर डिपेंड नहीं करती। तो फिर क्या करना शुरू कर दिया? खेती और पशुपालन। क्या करने लगे? लिखो, डामोर जनजाति जंगलों पर निर्भर नहीं है। पीपल ऑफ डामोर ट्राइब पीपल ऑफ डामोर ट्राइब आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। डामोर जनजाति जंगलों पर आश्रित नहीं है, आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, बल्कि वे खेती तथा पशुपालन करते हैं। बट दे एक्सरसाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बल्कि वे खेती व पशुपालन करते हैं। बट दे एक्सरसाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, बल्कि वे खेती तथा पशुपालन करते हैं। ये कौन सी जनजाति होगी आपके? अगली जनजाति लिखो, सांसी। सांसी में से सब जगह रहते हैं थोड़े थोड़े, फिर भी ज्यादा जनसंख्या थी राजस्थान में कहीं पे तो भरतपुर, और या बाद में अजमेर। तो लिख लो मुख्य क्षेत्र भरतपुर तथा अजमेर। भरतपुर तथा अजमेर। दो क्लास होती है भाई सांसियों में। एक प्रकार के सांसी होते हैं उनको बोलते हैं बिजा, एक दूसरे प्रकार के सांसी होते हैं उनको बोलते हैं मला। लिखो, इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। देयर आर मेनली टू ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में मुख्यतः दो समूह होते हैं, दो वर्ग होते हैं। देयर आर मेनली टू ग्रुप्स इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में मुख्यतः दो वर्ग होते हैं। लिख लो नाम एक और दो लगा के, बीजा और मला। कौन कौन से दो है बताओ देखे? अच्छा, बाकी ज्यादातर जनजातियां विडो रिमेरिज कर लेती है। इस जनजाति के अंदर विडो रिमेरिज नहीं होता। लिख लो, इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। देयर इज नो विडो रिमेरिज इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। देयर इज नो विडो रिमेरिज इन दिस ट्राइब। अब इनके कोई एक देवता है, जैसे कथोड़ियों में देवता पता है मैं, डूंगर देव। डूंगर का मतलब होता है पहाड़। क्या होता है? वैसे पहाड़ का एक नाम होता है भाखर। क्या नाम होता है? देवता को मैं अभी अपने पढ़ी रहे हैं कि बाबूजी कहते हैं, तो भाखर बाबूजी को अपना मुख्य देवता मानते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि कंजर जो होते हैं वो हकम राजा का पहला पीने के बाद झूठी, ये भाखर बाबूजी की कसम खाने के बाद झूठी नहीं बोलते। लिख लो, भाखर बाबूजी की कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। भाखर बाबूजी की कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। आफ्टर टेकिंग oath of Bhakhar Babuji, they don't lie. After taking oath of Bhakhar Babuji, they don't lie. Bhakhar Babuji कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। और भाखर बाबूजी की जब कसम खाते हैं तो एक हाथ में रखते हैं कुल्हाड़ी। क्या रखते हैं? एक हाथ में रखते हैं पीपल का पत्ता। वो भाखर बाबूजी के निशान होंगे। तो अगर भाई कुल्हाड़ी और पीपल का पत्ता हाथ में ले लेके और भाखर बाबूजी कसम खा ले, उसके बाद सांसी झूठी गीता लेके बोल जाए, लेकिन भाखर बाबूजी कसम खा के सांसी झूठ नहीं बोले। एक हाथ में क्या रखते हैं और दूसरे हाथ में, देखो इसे करते समय डूरिंग इट, इसे करते समय मतलब कसम खाते समय, इसे करते समय डूरिंग इट एक हाथ में पीपल का पत्ता तथा दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। दे कीप पीपल स्लीप इन वन हैंड एंड एक्स इन अनदर हैंड। एक हाथ में पीपल का पत्ता तथा दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। दे कीप पीपल स्लीप इन वन हैंड एंड एक्स इन अनदर हैंड। एक हाथ में पीपल का पत्ता तथा दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं। ये जनजातियों की विशेषताएं जी, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज। एक माता जी की खूब पूजा करते हैं, शिकोदरी माता। कौन सी माता जी है? देखो, शिकोदरी माता की पूजा करते हैं। दे वर्शिप शिकोदरी माता। शिकोदरी माता की पूजा करते हैं। दे वर्शिप शिकोदरी माता। कौन सी माता जी की पूजा करते हैं? आप बच्चे रहे होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा। 99 2000 के आसपास की बात होगी शायद, आप पैदा ही नहीं बचे।
उससे आपके पैदा होने से भी पहले की बात। गुजरात में डॉक्टर साहब थे, सांसी थे। सांसी बहुत अनएजुकेटेड है, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं, इलिटरेट से ही ज्यादातर। पैसे वाले होते हैं, खूब पैसे वाले होते हैं, चमड़े के पूरे कारोबार पे सांसियों का कब्जा। पैसे होते हैं खूब सारे, पर एजुकेशन नहीं आई तो नहीं आई। पर कुछ लोग पढ़ गए तो एक गुजरात में डॉक्टर साहब बन गए, खुद भी डॉक्टर साहब और वाइफ भी डॉक्टर। उन डॉक्टर साहब ने एक दिन आसपास के जो अपने रिश्तेदार वगैरह थे, सांसी थे, उनको बुला के कहा कि रात को मेरे सपने में सिकोदरी माता आई। सिकोदरी माता को खूब मानते हैं, और सिकोदरी माता ने मेरे को एक ताकत दी, एक शक्ति, एक पावर दी है कि मैं 1 रुपए के 3 रुपए कर सकता हूं। तो कोई रिश्तेदार था, उसने कहा कर तो 10 रुपए की करके दिखा। तो अंदर गए मंदिर में, आधे घंटे तक बैठे रहे, वापस लाके 30 रुपए दे दिए किलो। तो उसने बाहर जाकर बताया कि यार सुबह सुबह मैं तो आज 30 रुपए कमाई कर लाया, 10 दिए थे 30 मिले, 20 रुपए तो बचे ही आपने। कैसे? यार वो करेंगे, सिकोदरी माता ने ऐसी ताकत दी है, मंदिर में जाकर रुपए लाके दिए। थोड़ी देर बाद कोई और बंदा गया, उसने 50 दिए, डॉक्टर साहब ने शाम तक 150 दे दिए। किसी ने 100 दिए, उसको 300 दे दिए। अब ये बातें आसपास में फैलने लगी, और लोगों ने अपने पास में जो भी जमा पूंजी थी वो किसके पास लगानी शुरू की? डॉक्टर साहब के पास, सिकोदरी माता पास। डॉक्टर साहब ने कहा रुपए ज्यादा तो माता जी टाइम ज्यादा लेंगे। भाई प्रोडक्शन में भी तो टाइम लगता है, और एक बार आप सारे एक साथ जमा करवा दो, फिर मैं बार बार मंदिर में जाऊंगा तो ठीक नहीं लगता, और फिर 6 महीने बाद में ले जाना 3 गुना करा के। भारत का ऐसा कोई सांसी नहीं बचा जिसको डॉक्टर साहब ने रुपए नहीं लिए, जिसको डॉक्टर साहब ने ठगा नहीं हो। सारे सांसियों ने जाकर रुपए जमा करवाए, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 10,000। 6 महीने डॉक्टर साहब ने रुपए इकट्ठे किए, फिर दोनों फरार, पति पत्नी दोनों फरार हो गए। कई दिन बाद, बहुत दिन बाद में उनको जोधपुर से पकड़ा गया था, जोधपुर पकड़े गए थे दोनों पति पत्नी। उधर गुजरात से जोधपुर पास पड़ता था, यहाँ आगे रहने लगे पैसे, लेकिन हालांकि बाद पैसे तो उन्होंने फिर भी नहीं दिए। उन्होंने कहा भाई हमने तो मंदिर में ले जाकर रखे, हमें मिले नहीं थे, तो उनसे वापस पुलिस ले भी नहीं पाई थी। पर उन्होंने भारत के सारे सांसियों से ले लिए थे, एक आदमी को नहीं छोड़ा। तब देखा गया कि इन जनजातियों में यूनिटी कितनी जोरदार है, कि एक दूसरे को जानते कितना जोरदार है, कि खबरें फैली कैसे। भाई 99 2000 के आसपास में तो संचार के साधन भी इतने मजबूत नहीं थे। मेरे पापा की पोस्टिंग, टीचर पापा, ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे, ले दे के 60-70 घरों का छोटा सा एक गांव, और वहां पर हमारे सांसियों का एक घर अखबार के नाम पर आता नहीं था। इक्का दुक्का गांव में अखबार आया करते, वो भी एक दिन का छोड़ के अगले दिन अखबार आता, उनमें से एक अखबार हमारे घर पे आया करता। आसपास के सारे लोग वहीं पढ़ने के लिए आ जाते, बाहर अखबार रख देते, एक पन्ना पन्ना लेके पढ़ पूरा लिया करते। एक दिन बाहर जीसा बैठे हुए और 2-4 लोग आए हुए, वो सब बैठे हुए वहां पे अखबार पढ़े बैठे बैठे, और वो आए जो हमारे गांव वाले सांसी थे, वो आए और कहा मास्टर जी अखबार देखना था, आज थोड़ी न्यूज पढ़ के दिखाओ। पापा ने कहा क्या क्या न्यूज देखनी थी ऐसी? तो कि नहीं हमारी कोई खबर आई है। क्या खबर आ गई? तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो पुलिस की ऐसी खबरें आती रहती है, 2 गुट भिड़े इस टाइप की। तो क्या कोई रिश्तेदार लड़ लिए, कोई और बात होगी, क्या बात होगी? कि नहीं वो हमारे को रुपए खा गया। और वो खबर कई दिन से चल रही थी कि भाई अशोक कुमार नाम था डॉक्टर साहब का उनका, कि अशोक कुमार नाम के डॉक्टर ने इस प्रकार से सांसियों से रुपए लेके भाग गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे। पापन का वो गुजरात वाला जो डॉक्टर है वो कहां, तुम उसके चक्कर में कैसे आए? अपने से गुजरात पड़ा 1000 किलोमीटर, तुम वहां पहुंचे कैसे? क्यों? हमारे को रिश्तेदार है, उनकी जानकारी थी, उनकी जानकारी थी। कितने दिए हुए? तो उनके तो कोई 1000-2000 रुपए पैसे लगाए हुए थे। तो पापा ने कहा भजन करो भाई, ये रुपए तो आने नहीं है। तो इसको पुलिस पकड़ लेगी, बाद में लेके आएगी, आप पकड़ेगी, जब लेके आएगी तब ले लेना। और उस दिन एक चीज देखी भाई, ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर के गांव से भी डॉक्टर साहब रुपए ले गए और जाके रुपए जमा करवा दिए। तब इन सिकोदरी माता का नाम डेली अखबार में आता था कि डॉक्टर साहब ने कौन सी माता जी के नाम पे रुपए लिए थे। तो वो कौन सी माता जी है जो 1 रुपए को 3 रुपए में बदलती है? अगली जनजाति लिखो, सहरिया। सहरिया। अरे भाई सहरिया शहर सबसे बना है, और शहर का मतलब होता है जंगल। क्या मतलब होता है? लिखो। तो वही जंगलों में रहने वाले लोग क्या माने गए? जनजातियां। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से भी है। वर्ड सहरिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम शहर। सहरिया शब्द की उत्पत्ति शहर से भी है। वर्ड सहरिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम शहर। जिसका अर्थ होता है जंगल, विच मीन्स जंगल। जिसका अर्थ होता है जंगल, विच मीन्स जंगल। जिसका मतलब क्या होता है? अपने मुख्यतः कौन से इलाके के अंदर रहते हैं? तो 12 जो जिला पड़ता है अपना, 12 के अंदर 2 तहसील पड़ती है। एक तहसील का नाम है शाहबाद। क्या नाम है? एक तहसील का नाम पड़ता है किशनगंज। कौन कौन सी 2 तहसीलें बताओ देखिए? लिख लो, मुख्य क्षेत्र 12 और 12 के आगे लिख लो, शाहबाद और किशनगंज तहसीलें। जनजातियां ने जब भी होगी जन्म में कबीले होंगे,
अपने कबीले अलग अलग पंचायत बिठाएंगे, तो इनमें 3 प्रकार की पंचायत होती है। 5 गांव की पंचायत होती है, उसको बोलते हैं पंचताई। क्या बोलते हैं? 11 गांव की पंचायत हो, उसको बोलते हैं एक दसिया। क्या बोलते हैं? देख लो, एक दसिया, 1 और 10 मतलब कितने हो गए? 11। और 84 गांव की पंचायत होती है, उसको बोलते हैं 84। ऐसे गांव होते होंगे, 2 तहसीलों में तो है, तो पूरे सहरिया एक साथ मिलकर पंचायत करे उसको क्या बोलते हैं? आसपास के 11 गांव मिलकर करे तो, और 5 गांव मिलकर करे तो। छोटा मोटा झगड़ा हो तो 5 गांव कर ले, बड़ा झगड़ा हो तो 11 गांव कर ले, और बड़ा झगड़ा हो जाए तो सारे शहरी इकट्ठे होकर बाद में मीटिंग करते हैं। लिखो, इस जनजाति में 3 प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत होती है। लिख लो, इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। देयर इज 3 tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब। देयर इज 3 tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है। लिख लो, क्या क्या नाम बताओ? देखिए, पंचताई, एक दसिया और 84। 5 गांव की करनी हो तो पंचताई, 11 गांव की करनी हो तो एक दसिया, और सारे शहरियों की करनी हो तो अब पंचताई कहां पे होगी मीटिंग? भाई 5 गांव जो लड़ रहे हैं उनके बीच में। एक दसिया कहां पे होगी? उन गांव के बीच में। पर सबकी एक साथ करनी है तो बाद में इनका एक मंदिर पड़ता है, वाल्मीकि जी का मंदिर। किसका मंदिर है? उस वाल्मीकि मंदिर में करते हैं। और वो वाल्मीकि मंदिर 12 में एक जगह सीताबाड़ी। कौन सी जगह? तो 84 गांव की पंचायत कौन से मंदिर में होती है? वाल्मीकि मंदिर। वाल्मीकि मंदिर कहां पे? लिख लो, 84 गांव वाली, ये 84, इसके आगे लिख लो वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी, वाल्मीकि टेम्पल सीताबाड़ी। तो वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी। तो 2 चीजें, ऐसा माना जाता है कि ऋषि वाल्मीकि यहीं पे रहा करते थे, और हम सब जानते हैं कि मां सीता को जब गृह त्याग करना पड़ा था, घर छोड़ना पड़ा था, तो बाद में मां सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आकर रही थी। कौन से आश्रम में आकर रही थी? और यहीं पे बाद में लव कुश का जन्म हुआ था। मां सीता इस बाड़ी में आकर रही, इसलिए जगह का नाम क्या पड़ गया? सीताबाड़ी। पहले से कौन से ऋषि रहा करते थे? वाल्मीकि, इसलिए मंदिर किसका बना हुआ है? वाल। चलो ये बात तो समझ आया, वाल्मीकि मंदिर है, सीताबाड़ी इस जगह का नाम इसलिए। पर शहरियों का क्या लेना देना? तो शहरिया ऐसा मानते हैं कि वाल्मीकि से हमारी उत्पत्ति हुई। हमारा जो पहला बंदा था, पहला बंदा ही कौन था? वाल्मीकि से सहरिया जनजाति पैदा हुई। तो वाल्मीकि को ही अपना आदि पुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? आदि का मतलब होता है पहला, आदि का मतलब पुरुष का मतलब पुरुष हो जाता। हमारा जो पहला बंदा था वो कौन था? वाल्मीकि। लिखो, सहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानती है। पीपल ऑफ सहरिया ट्राइब कंसिडर वाल्मीकि एज दियर फर्स्ट एंसेस्टर। सहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानती है। पीपल ऑफ सहरिया ट्राइब कंसिडर वाल्मीकि एज दियर फर्स्ट एंसेस्टर। कि हमारा जो पहला एंसेस्टर था, जो पहला पुरुष था वो कौन था? पहला जो पूर्वज था हमारा वो कौन था? वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानती है। एक माता जी खूब पूजा करते हो, माता जी इनकी कुलदेवी है कोडिया माता। कौन सी माता जी? लिख लो, कुलदेवी बराबर कोडिया माता, क्लेन डेडी। कुलदेवी कौन सी है? अपने वाले 2 देवताओं की पूजा करते हैं, एक तो तेजाजी महाराज की, किसी करते हैं? एक भैरू जी। भैरू जी जानते हो सर? तो लिख लो, तेजाजी तथा भैरू जी की भी पूजा करते हैं। दे ऑल्सो वर्शिप तेजाजी एंड भैरू जी। तो तेजाजी वाले नाम के नीचे अंडरलाइन करना आपने कि भाई उस साइड में तेजाजी की पूजा होती है। तेजाजी तथा भैरू जी की भी पूजा करते हैं। दे ऑल्सो वर्शिप तेजाजी एंड भैरू जी। किसकी पूजा करते हैं? तेजाजी और भैरू जी है ना। कुलदेवी तो कौन सी है इनकी? कोडिया। आदि पुरुष कौन? वाल्मीकि। कुलदेवी कौन? अपने वाले कौन से देवताओं की पूजा करते हैं? तेजाजी महाराज की करते हैं। और किसकी करते हैं? भैरू। अच्छा, होली पे जो होली खेलते हैं, होली खेलते हैं लठमार। कौन सी खेलते हैं? वैसे हम लठमार होली कहां खेली जाती है? महावीर जी करोली। या कौन सी जनजाति खेलती है? शहरिया। देख लो, होली के समय लठमार होली खेलते हैं। दे प्ले लठमार होली ऑन होली। होली के समय लठमार होली खेलते हैं। दे प्ले लठमार होली ऑन होली। मकर संक्रांति पर एक गेम खेलते हैं, लकड़ी के डंडे लेके गेम खेलते हैं, उसको बोलते हैं लेंगी। क्या बोला जाता है? लिखो, मकर संक्रांति के समय और मकर संक्रांति के समय और मकर संक्रांति लकड़ी के डंडों से लेंगी नामक खेल खेला जाता है। दे प्ले लेंगी गेम विद वुडन स्टिक्स। इसमें थोड़ी पतली लकड़ियां रखते होंगे, उसमें लठ ले लेते हैं पूरा। लकड़ी के डंडों से लेंगी नामक खेल खेला जाता है। दे प्ले लेंगी गेम विद वुडन स्टिक्स।
लकड़ी के डंडों से लेंगी नामक खेल खेला जाता। लेंगी गेम विद वुडन स्टिक्स। लकड़ी के डंडों से क्या खेलते हैं? दीपावली पर गीत गाते हैं, उस गीत को बोलते हैं हीड़। क्या बोलते हैं? मैंने बताया था ना। लिखो, दीपावली के समय हीड़ नामक गीत गाते हैं। दे सिंग हीड़ सॉन्ग्स ऑन दीपावली। दीपावली के समय हीड़ नामक गीत गाते हैं। दे सिंग हीड़ सॉन्ग्स ऑन दीपावली। कौन से गीत गाते हैं? वर्षा ऋतु में दो गीत गाते हैं। एक गीत का नाम है आला, एक गीत का नाम है लहंगी। कौन कौन से दो गीत है बताओ देखिए। लिखो, वर्षा ऋतु में ड्यूरिंग रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में ड्यूरिंग रेनी सीजन आल्हा तथा लहंगी नामक गीत गाते हैं। आल्हा तथा लहंगी नामक गीत गाते हैं। आल्हा तथा लहंगी नामक गीत गाते हैं। दे सिंग आल्हा एंड लहंगी सॉन्ग्स। दे सिंग आल्हा एंड लहंगी सॉन्ग्स। शहरियों का जो गांव होता है उस गांव को बोलते हैं शहरोल। क्या बोलते हैं? कोई छोटी कॉलोनी हो, बड़ा गांव होता तो शहरोल, छोटी कॉलोनी हो उसको बोलते हैं शहराना। क्या बोलते हैं? सुनना बाबा, एक साथ लिख लेना होता। गांव को तो क्या बोलते हैं? कॉलोनी हो छोटी तो क्या बोलते हैं? अच्छा, गांव के बीचों बीच में एक अच्छा सा घर बना लेते हैं, कम्युनिटी सेंटर अपना, समुदाय के अंदर क्या बना लेते हैं भाई? पूरे गांव का एक अच्छा सा बना ली, बैठक बना ली एक, यहां पर बैठ के सब बातचीत करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हताई। क्या बोलते हैं? बातचीत को हताई कहा जाता है। अच्छा, ये बीचों बीच पूरे गांव वाले मिलकर बनाते हैं, अच्छा सा बनाते हैं, इसलिए इसका एक नाम है बंगला। क्या नाम है? यह इसका एक नाम हो रहा है ढालिया इनकी भाषा में। तो बीच में जो गांव के बीचों बीच कम्युनिटी सेंटर बनाया जाता है समुदाय के अंदर, उसका नाम क्या है? हताई, बंगला, या इनकी भाषा में तो क्या बोले? अच्छा सा बनता है, इसलिए क्या हो गया? बैठ के बातचीत करते हैं, कोई काम की बात हो तो वो कहा यहां पर जाकर, इसलिए क्या बोलते हैं? आते हैं। अच्छा, पेड़ों पे घर बना के रहते हैं, ट्री हाउसेज बना लेते हैं, पेड़ों पर घर बना लेते हैं। ये जो पेड़ों पर घर होते हैं इनको बोलते हैं गोपना। क्या बोलते हैं? या इनको बोलते हैं टोपा, या इनको बोलते हैं कोरुआ। क्या नाम बताओ देखिए? गोपना, टोपा या कोरुआ। कोरुआ, केरुआ नहीं, कोरुआ। और जो इनका हेड या चीफ होता है, जो मुखिया होता है, उसको बोलते हैं कोतवाल। क्या बोलते हैं? तो आप बताओ देखिए, गांव, पूरा गांव हो बड़ा तब तो, कॉलोनी हो तो, कम्युनिटी सेंटर हो तो हताई, बंगला या जो ट्री हाउसेज होते हैं गोपना, टोपा या कोरुआ, और जो हेड या चीफ होता है उतार। बताओ देखिए, पूरा विलेज, गांव जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलोनी हो छोटी तो, कम्युनिटी सेंटर बनाए तो हताई, बंगला और ढालिया। ट्री हाउसेज, पेड़ों पे घर बनाए तो गोपना, टोपा और कोरुआ। दोबारा बोलो नाम, गोपना, टोपा और कोरुआ। और हेड या चीफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोतवाल। दहेज नहीं लेते, दहेज वाली प्रथा नहीं है। लिखो, इस जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है। देयर इज नो डाउरी सिस्टम इन दिस ट्राइब। देयर इज नो डाउरी सिस्टम इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है। श्राद्ध होता है, श्राद्ध समझते हो? पढ़े में अपने श्राद्ध, श्राद्ध नहीं करते। लिख लो, इस जनजाति में श्राद्ध नहीं किया जाता है। देयर इज नो श्राद्ध इन दिस ट्राइब। मर गए वो, खप गए, अब किस बात के श्राद्ध है? इस जनजाति में श्राद्ध नहीं किया जाता। देयर इज नो श्राद्ध इन दिस ट्राइब। एक नया रिवाज है, नया तो क्या है, खूब सारे लोग करते हैं, आप में से भी कई जानते होंगे इसको। हरि संस्कार किया जाता है। सुनना बात, कौन सा संस्कार किया जाता है? होता क्या देखो, अपने नॉर्मल भी करते हैं ये लोग कि भाई कोई आदमी की मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार करके मतलब जला दिया उसको,
तीसरे दिन वहां से राख उठा के लाते हैं। गांव बोलते हैं फूल चुगना। क्या चुग के लाए? फूल। हिंदू धर्म ऐसा मानता है कि व्यक्ति के एक एक अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए, तब मोक्ष मिलेगी। लेकिन जब आग में जलाते हैं तो नाखून नहीं जलते, ना दांत जलते हैं। तो मानते तो हैं कि उस राख से नाखून और दांत उठा के लाते हैं, जो बच गए वो उठा के लाए। और इनको क्या किया जाए कि गंगा नदी में बांध। गंगा नदी मुक्तिदायिनी नदी है, मोक्ष देने वाली नदी है, उसके अंदर चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगी? मोक्ष मिल जाए। पर कई बार ऐसा किया जाता है, वहां से जो राख उठा के लाते हैं उस राख को घर के बीच में रख देते हैं और उसके ऊपर लगा देते हैं कोई बर्तन पर, हाथ लगा दी जैसे ना, बर्तन लगा दिया। अगले दिन वो बर्तन उघाड़ के देखते हैं, वहां जो राख या जो मिट्टी है उसमें कैसे साइन बने हुए, कैसे निशान है कि वहां मान लो पक्षी के निशान, इसका मतलब बंदा अगले जन्म में क्या बनेगा? पक्षी। पशु के अंदर बंदा अगले जन्म में क्या बनेगा? पशु। छोटे बच्चे के, इसका मतलब बंदा अगले जन्म में वापस मनुष्य बनेगा। और यदि निशान नहीं है, इसका मतलब मोक्ष मिल गई। तो हम ये नॉर्मली मानते हैं कि एक व्यक्ति 84 लाख बार जन्म लेता है। कितनी बार जन्म लेता है? अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं? 84। कभी वो कोई चिंटी बनेगा, कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ली बने, कभी मनुष्य बने, तो अलग अलग प्रकार के उसको जन्म लेने पड़ते हैं। यदि निशान नहीं है, इसका मतलब जन्म जन्मांतर के जो भी चक्र है उसके अंदर उसको क्या मिल चुकी है? मुक्त। तो ये जो वो धारियां चेक करते हैं वहां पर, ये जो धारियों वाला संस्कार होता है, इसका नाम क्या हो गया? वैसे तो बात बेसिकली सब लोग ही करते हैं, पर जनजातियों में कोई करता है तो वो जनजाति कौन सी है? शहर। लिख लो, इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है। धारी रिचुअल इज कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है। धारी रिचुअल या धारी कस्टम लिख लो, धारी कस्टम इज कंडक्टेड इन दिस ट्राइब। रिचुअल है उनका, एक कस्टम है उनकी। इस जनजाति में धारी संस्कार किया जाता है। महिलाएं टैटू बनवाती है लेकिन पुरुष नहीं बनवा सकते। पुरुषों को टैटू की मनाही नहीं भाई, पुरुष टैटू नहीं बनाएंगे। लिखो, महिलाएं गोदना गुदवाती है। वीमेन कीप टैटूज या वीमेन गेट टैटूज। महिलाएं गोदना गुदवाती है। वीमेन कीप टैटूज या वीमेन गेट टैटूज। लेकिन पुरुष नहीं रख सकते, बट मेन डोंट। लेकिन पुरुष नहीं रख सकते हैं या पुरुष नहीं रखते हैं, बट मेन डोंट। अच्छा, महिला पुरुष दोनों साथ में नहीं नाचते। युगल नृत्य नहीं किया जा सकता। लिखो, इस जनजाति में युगल नृत्य नहीं होता है। देयर इज नो कपल डांस इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में युगल नृत्य नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? युगल नृत्य नहीं किया जाता। महिलाएं घर में घूंघट रखती है, घर से बाहर नहीं रखती। लिखो, महिलाएं घर में घूंघट रखती है। वीमेन कीप घूंघट इन हाउस। महिलाएं घर में घूंघट रखती है। वीमेन कीप घूंघट इन हाउस, लेकिन घर से बाहर नहीं रखती है। बट डोंट इन आउटसाइड ऑफ हाउस, लेकिन घर से बाहर नहीं रखती है। आउटसाइड ऑफ हाउस। अब ये मेरे समझ नहीं, आप क्यों हंसते हो? दुनिया की सारी महिलाएं घर में ही रखती है, घर से बाहर कोई नहीं रखती। मैं तो अपनी मम्मियों को यहां जयपुर लाओ, देखें, WTV घुमाओ, फिर बताओ कितनी घूंघट रख रही। अब अपने क्या होता है, नॉर्मली घर का मतलब गांव है, एक बड़ा गांव है। गांव ही अपने आप में क्या होता है? घर होता है। भाई घूंघट घर के सदस्यों से तो रखे जाते हैं, चाचा, ताऊ, भाई ससुर, जेठ, इनसे तो रखे जाएंगे। गांव के अंदर जब आपके घर ज्यादा हो गए तो वो आपके सब जो ससुर लगते हैं, जेठ लगते हैं, उनका घर कहीं भी हो सकता है, तो वहां भी आप घूंघट रखने पड़ेंगे। गांव से बाहर कितनी महिला रखती है? गांव से बाहर छोड़ो, गांव की बस में चढ़ जाए ना महिला शहर वाली में, तो घूंघट यहां ले आती है। घूंघटकार महिला का आपस में कोई भी लेना देना बाद में नहीं होता है। यदि यूं घूंघट बाहर रखे जाए तो फिर तो WTP में घूमने वाली सारी महिलाएं घूंघट में दिखे आप, कि भाई ग्रामीण महिलाएं भी आपको घूमती हुई मिल जाएगी यहाँ पे। तो उनके घूंघट क्यों नहीं होते? क्योंकि घर से बाहर रखे नहीं जाते। घर के अंदर जिनसे शर्म करनी होती है, ससुर जेठ वो है, उनको आप जानते हो, उनसे शर्म की जाए। बाहर वाले आदमी को अपने को जान पहचान नहीं है, जान पहचान नहीं है, किस बात की शर्म की जाए? तो ये इन शहरियों में घर का मतलब वही है कि छोटी छोटी बस्तियां होती है, अपनी जो बस्तियां वहां पे तो घूंघट रख लेती है, लेकिन उन बस्तियों से बाहर जाने के बाद घूंघट ही रखती है। अपने सब में करता है, सब जगह यही होता था। आप चेक करना इसको कि बाहर गांव वाली बस में बैठने के बाद महिला घूंघट नहीं रखती, बाद में यूं पल्लू ऊंचा आना शुरू हो जाता है। और ऐसे शहर में जाने के बाद जहां अपने को कोई जानता नहीं यहाँ किस बात का घूंघट है और क्यों रखे जाए घूंघट, तो वो तो मैं कई बार कहता हूं, जब वो कहता है पर्दा प्रथा, अरे मैं कहां प्रथा है? प्रथा वो तो भयंकर चीज होती है। पहले हुआ करते थे, पहले इस प्रकार की थोड़ी चीजें ज्यादा थी। पहले महिलाएं जब घर से बाहर भी जाया करती थी ना, तो बाकायदा घूंघट छोड़ो, वो एक ऊपर से और लेना पड़ता था, व्हाइट सा और लिया करती थी, उसको लेके वैसे बैठा करती थी। ट्रेन में, बसों में महिलाएं चढ़ती तो घर के 10 सदस्य साथ में आते, इधर एक पर्दा लेके चलते, उधर एक पर्दा लेके चलते, उसके बीच में से जाके वैसे बैठना पड़ता था। पर्दा प्रथा वो थी। अब तो घूंघट तो वैसे भी पर्दा नहीं है ना, पतलो दिपट्टो तेरो मुंह दिखे क्या है? अब फैशन है, अब उल्टा फैशन है। पिछले कई साल, बीच में कई साल ये ट्रेंड चला था कि लड़कियों ने शादी के टाइम में घूंघट रखने बंद कर दिए, और वो आजादी वाली बात है भाई, किस बात घूंघट है, और शादी के टाइम से घूंघट का बहिष्कार किया जाना चाहिए।
और कोई घूंघट नहीं कि फेरों में बैठो तभी घूंघट नहीं, भाई सबके सामने वैसे बैठ दो, क्या दिक्कत है, घूंघट रखना ही नहीं है। आजकल वापस फैशन है, आजकल फोटोशूट में सब गया है। और मुझे लगता है ये ईसाइयों वाला जैसा, चर्च की शादियां देख लो, उन सब में वो व्हाइट जो ड्रेस उनकी पहनी हुई होती है, तो वो एकदम जालीदार सा उनका बना होता है। तो अपनी महिलाएं आजकल मॉडर्न हो रखी है, और महिला उनका भाई जैसे ईसाई करते हैं वैसे वैसे कर लेते। तो घूंघट प्रथा नहीं है। तो बीच में भी जब सरकार ने यूं कहा कि भाई घूंघट पर्दा प्रथा को समाप्त कर दिया, अरे है कहां, प्रथा बहुत अलग चीज होती है। सार्वजनिक स्थान पे कहीं घूंघट नहीं मिलेगा आपको भैया। तो बहुत बड़ी संख्या में सार्वजनिक स्थान पे भी महिला घूंघट रखती हो कि आप में से कोई कोचिंग में भी आए और उसमें यूं पल्लू लेके आए, तब तो समझ में आए, फिर मेरे जैसे क्लास में घुसते टाइम भी खंगारे करने पड़े। फिर तो माना ही जाएगा, हाँ भाई देखो घूंघट नाम की भी कोई चीज होती है, वरना किस बात की घूंघट है। चलो अगली जनजाति लिखो भाई, ग्रास। ग्रास शब्द ये बना ग्रास से, किससे बना, ग्रास का मतलब होता है टुकड़ा। ग्रास का मतलब क्या था, टुकड़ा, पीस, एक टुकड़ा एक पीस अलग से। ग्रास कभी भी सामूहिक नहीं रहते, अलग अलग रहेंगे। जैसे ही बेटे की शादी हुई है उसके बाद वो मां बाप के साथ नहीं रहेगा, उसका घर अलग, मां बाप का घर अलग, हाथों हाथ, तेरे को तेरे तू जाने तेरे लुगाई जाने, हमारा तेरे साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। तो टुकड़ों के अंदर रहते हैं, ग्रास में रहने वाली जनजाति, इसलिए अपने आप नाम क्या पड़ गया, लिखो। ग्रासिया शब्द ग्रास से बना है, वर्ड ग्रासिया इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रास। जिसका अर्थ होता है टुकड़ा, विच मीन्स पीस, जिसका अर्थ होता है टुकड़ा। नीचे लिखो, ग्रासिया जनजाति अलग अलग घर बनाकर रहती है। पीपल ऑफ ग्रासिया ट्राइब have their different houses. People of Gracia tribe have their different houses. ग्रासिया जनजाति अलग अलग घर बनाकर रहती है। मैं और बताऊं, देखो ये मैंने पूरा लिख दिया इसके चक्कर में, वरना ये शब्द एग्जैक्टली अपना हिंदी में आज ज्यादा शुद्ध होता क्या हो गया, ग्रास का मतलब टुकड़ा ही होता। इसलिए रोटी वाले टुकड़े जब आप लेते हो, गासियो, घास, तो घास या ग्रासिया वो यही है ना, उसको टुकड़ा हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि टुकड़े का मतलब ही क्या होता है, ग्रास का दो है, इसको क्या कर दो। ज्यादातर जो ग्रासिया जनजाति है वो बहुत बड़ी संख्या में तो रहती है सिरोही। कहां पे रहती है, सुनना देखो, सिरोही में आपके दो जगह पड़े, एक तो पड़े आबू, एक आपका पड़े पिंडवाड़ा। कौन कौन सी दो जगह बताओ देखिए, एक आपका पाली, सिरोही के टच करता, पाली में एक इलाका पड़ता है बाली, एक आपका उदयपुर, और उदयपुर में एक इलाका पड़ता है आपका गोगुंदा। कौन सा इलाका, तो सबसे अधिक तो कहां पे, सिरोही। सिरोही में कहां कहां, फिर पाली में कहां पे, उदयपुर में कहां पे, लिख लो मुख्य क्षेत्र। मुख्य क्षेत्र मेन एरिया, मुख्य क्षेत्र कौन कौन से बताओ देखिए, सिरोही में कौन कौन से, आबू और पिंडवाड़ा, बाली में कौन सा, बाली, और उदयपुर में कौन सा इनका, गोगुंद। आबू में एक झील है नक्की झील, तो नक्की झील इनका पवित्र स्थान है, लिख लो। नक्की झील को पवित्र स्थान मानते हैं, दे कंसीडर लाइक नक्की होली पैलेस एज होली पैलेस। नक्की झील को पवित्र स्थान मानते हैं, दे कंसीडर लाइक नक्की एज होली पैलेस। तो जैसे आपने अस्थि विसर्जन कहां पे करके आते हैं, गंगा नदी, ये अस्थि विसर्जन अपना किसमें कर लेते हैं, तो अपने गंगा नदी पवित्र होगी, इनके पवित्र कौन सी होगी, सफेद पशु को पवित्र मानते हैं, मोर पंख को पवित्र मानते हैं, मोर को पवित्र मानते हैं, किस किस को पवित्र मानते हैं, मोर को और सफेद पशु। कंजर तो मोर खा जाते हैं, और ग्रासिया मोर को क्या मानते हैं, पवित्र, लिख लो। सफेद पशु तथा मोर को पवित्र मानते हैं, दे कंसिडर व्हाइट एनिमल एंड पीकॉक ऑस्पिशियस, शुभ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, शुभ लिख लेना बोले। सफेद पशु तथा मोर को शुभ मानते हैं, दे कंसिडर व्हाइट एनिमल एंड पीकॉक ऑस्पिशियस, सफेद पशु तथा मोर को पवित्र मानते हैं। जैसे शहरियों पढ़ा 3 प्रकार की पंचायत होती है, इनमें भी 3 प्रकार की पंचायत होती है, लिखो। इस जनजाति में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है, देयर इज 3 tier पंचायत सिस्टम इन दिस ट्राइब।
3 tier panchayat system in this tribe. लिखो देख, न्यात, न्यात बोलते हैं ना पंचायत को, गांव में धमकियां देते हैं लोग, न्यात बार कर देंगे, जात बार न्यात भी कहते हैं, है ना, न्यात, न्यात भी उसी को बोलते हैं भाई। हर जाति की न्यात होती है, देख लो, मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात। थोड़े जमींदार टाइप के ग्रासिया होते हैं, उनकी कौन सी होगी? मोटी न्यात। एकदम जो गरीब ग्रासिया उनकी कौन सी होगी? निचली न्यात। ठीक है, ठीक से ग्रासिया उनकी कौन सी होगी? नैन की। जो मोटी न्यात वाले ग्रासिया होते हैं इनको बोलते हैं बाबोर हैया। क्या बोलते हैं? कोई ग्रासिया आगे कहेगा मैं बाबोर हैया हूं, इसका मतलब ये भाई साहब एलीट क्लास का बंदा है। नैन की न्यात वाले ग्रासिया खुद को बोलते हैं मडेरिया। क्या बोलते हैं? निचली न्यात वालों का तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम खाली ग्रासिया हो। आगे लिख लो, बाबोर हैया। तो आपका कोई दोस्त एलीट क्लास का हो, पैसे वैसे ज्यादा, उसको कह देना आपके बाबोर हैया। ठीक ठीक हो तो उसको क्या कर दोगे? मडेरिया। और बाकी सब क्या हो जाएंगे? ग्रासिया। तो मोटी नाथ की ग्रासिया क्या कहलाते हैं? बाबोर हैया। और नैन की नाथ की ग्रासिया और निचली नाथ की ग्रासिया, वो काल निचली नाथ की ग्रासिया है, उनका कोई अलग से नाम नहीं। तो कौन कौन सी 3 प्रकार की पंचायतें बताओ देखिए? मोटी नाथ, नैन की नाथ, जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं सहलोत। गहलोत मत लिख लेना है, सहलोत। आपको अपना मुखिया सर गहलोत है, या उसको बोलते हैं पालवी। मुखिया हेड या चीफ को बोलते हैं सहलोत या कहते हैं पालवी। मुखिया क्या बोलते हैं? सहलोत या पाल। मेले लिखो, मेले कौन कौन से होते? एक मेला है कोटेश्वर, कोटेश्वर मेला, गुजरात में जगह पड़ती है अंबाजी। सुना ना अंबाजी, गुजरात? हाँ, तो ऐसे जोर से बोलते हो, डेली जाके आते हो। कोटेश्वर पे चैत्र विचित्र मेला। अपने सिरोही में एक जगह पड़ती है देलवाड़ा। हाँ, हुंकारे तो दो, फौज में नगारो बात में हुंकारो जरूरी हो। गणगौर मेला, देख गणगौर तो आप वैसे ही नोट करो एक बात कि भाई गरासियों से गणगौर थोड़ी ज्यादा जुड़ी हुई है कि गौर नृत्य कौन करता है? गरासिया। गौर लीला किसमें होती है? गरासिया। तो गौर मेला भी किसका होगा? गरासिया। और ये अपने सिरोही में गांव पड़ता है सियावा। सियावा कहां पे पड़ता है सियावा? भी सिरोही। एक आपके गुजरात में अंबाजी। वैसे अंबाजी अपने सिरोही का हिस्सा था जी, पहले एकीकरण के टाइम में गुजरात को दे गए, पहले अपना ही हुआ करता था अंबाजी। बताओ देख कौन कौन से? कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात, चैत्र विचित्र मेला देलवाड़ा, और गणगौर मेला। ये इनका बहुत मुख्य मेला है, गणगौर मेला। सियावा स्टार लगाओ इसके आगे, कि गणगौर इनका मुख्य त्योहार है भाई। मैं कल परसों अपने बात कर रहे तब मैंने बताया था कि जनजातियों में ज्यादातर लव मैरिज होती है, और सबसे अधिक लव मैरिज यदि किसी मेले के अंदर होती है तो कौन सा मेला है? इस मेले को आप देखने जाओ, वहां पर आपको यदि कोई पसंद आ गया या यदि कोई पसंद आ गई तो उसको लेके भाग जाओ। भागना जरूरी है, नहीं भागते तो घर वाले ब्याह नहीं करते। भाग जाओ, 5-7-10 दिन बाद में वापस आकर तो ब्याह करना, घर वाले ब्याह करते हैं। तो कौन से मेले में लेके भागते हैं? कौन से मेले में? तो सबसे अधिक लव मैरिज कौन से मेले में होती है? लिख लो कोष्टक में, सर्वाधिक प्रेम विवाह। इसके या कोष्टक में लिख लो, सर्वाधिक प्रेम विवाह, मैक्सिमम लव मैरिज। कोई पूछेगा भाई कौन सी जनजाति में प्रेम विवाह अधिक किए जाते हैं? तो ग्रासिया। ये प्रेम विवाह ज्यादातर कौन से मेले के दौरान किए जाते हैं? कौन से मेले में? गणगौर मेले। शादी के अलग अलग प्रकार होते हैं, लिखो विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज। क्या अलग अलग प्रकार की शादियां इनके भी। मैं एक बार नाम लिख रहा हूं, आप उतार लो, फिर अपने बात कर लेंगे। बातें मत करो रे।
क्या क्या नाम बताओ देखे? मोरबंदिया, ताणना, पहरावना, मेलबो, खेवणो, सेवा। खेवणों का एक नाम और है माता। मोरबंदिया विवाह, ताणना विवाह, पहरावना विवाह, मेलबो विवाह, खेवणो विवाह या माता विवाह। और कौन सा है? एक शहरियों में एक लाइन और लिखो। मैं शहरियों भूल गया, पिछली जनजाति थी उसमें एक लाइन और लिखो। शहरिया जो लास्ट जनजाति शहरिया लिखी ना, उनमें एक लाइन और लिखो। देखो मनरेगा में वो सेम कथोड़ी वाली लाइन लिखनी है। मनरेगा में इन मनरेगा राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड 100 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। राजस्थान सरकार इन्हें 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान प्रोवाइड 100 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू देम। राजस्थान सरकार 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देती है। कितने दिन का? 100 दिन। कौन? किसको? शहरिया जनजाति को 100 दिन का क्या देती है? वापस आ जाओ। कौन कौन सी शादियां वापस बताओ मेरे को? मोरबंदिया, ताणना, पहरावना, मेलबो, खेवणो। लिखना मत कुछ भी, एक बार देखना इधर, लिखना कुछ भी मत, इधर ध्यान दो। पहली शादी कौन सी है? जैसे अपने बाकी नॉर्मल लोग करते हैं वैसे दूल्हा मोड़ बांध के जाता है। क्या बांध जाते हैं? मोड़ बांधते हैं। दूल्हा मोड़ बांध के जाए, वैसे जैसे शादी की जाती है नॉर्मल शादी, पंडित जी बुलाए, फेरे वेरे करवाए, मंत्र बोले, वैसी शादी करके लाए, तब तो शादी को क्या बोलते हैं? ताणने का मतलब मारवाड़ी भाषा में होता है खींचना। क्या मतलब होता है? यदि पैसे देके लड़की लाए, दापा, क्या देके लाए? दापा देके लड़की लेके आए, तब उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? भाई हम तो ताण के लाए थे, हम तो खींच के लाए थे, पैसे देके लाए थे इसके, तो उन शादी में क्या बोलेंगे? ताण। अगला क्या है? पहरावने का मतलब होता है कपड़े देके लेके आए, तब उसको क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल अपने बोलते हैं भाई हमने दहेज वेज नहीं लिया, हम तो 2 जोड़ी कपड़ों में लाए थे। तो बाकी तो अपने केवल बोलते हैं, ये करते हैं वास्तव में, ये 2 जोड़ी कपड़ों में कर लेते हैं। उन जो शादियों को बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? मतलब जैसे सामान्य शादियां होती है दहेज लेके, वैसे शादियां की जाए तब तो क्या बोलते हैं? मोरबंदिया। पैसे देके, मतलब लड़की वालों को पैसे देके लड़की लेके आए तो उसको क्या बोलते हैं? ताड़ना। और यदि कपड़े देके लेके आए तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब कोई दहेज वेज नहीं, खाली कपड़े देके लड़की ले आओ, तो वो कौन सी होती है? मेलबो। क्या होता है? कई बार क्या होता है, कई लड़के लड़कियों की शादी बचपन में तय कर देते हैं कि भाई शादी कर दी। मुकलावा नहीं होता, गांव में होते बाल विवाह कि भाई शादी तो पहले से फिक्स कर दी, लेकिन उसका गोना या मुकलावा नहीं होता है। अब एक उम्र के बाद में लड़की का गोना या मुकलावा करते हैं, तो उस समय फंक्शन किया जाता है। कई बार मान लो लड़की के पिताजी के पास में पैसे नहीं हो और लड़की के पिताजी को लगे भाई मुकलावा गोना करेंगे तब तो रुपए लगेंगे अपने, तो लड़की के पिताजी बिना मुकलावे या गोने के अपनी लड़की को लड़के घर छोड़ के आ जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मारवाड़ी भाषा में मेलनो, मतलब भेजना। मेलनो मतलब तो मेलबो मतलब भेज दिया लड़की को, बिना किसी दहेज के, बिना किसी मुकलावे के, बिना किसी फंक्शन के लड़की को भेज दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं? वापस ऊपर से देखो, शादी नॉर्मल दहेज लेके शादी की जाए, वो पैसे देके लाए तो, कपड़े देके लाए तो, बिना मुकलावे के भेज दे तो। अगली कौन सी है? या इसका एक नाम और क्या है? यदि कोई शादीशुदा महिला अपने पति को छोड़ के और किसी के साथ जाके रहने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? अब शादीशुदा महिला तो बच्चे होंगे उसके, मम्मी होगी वो, रियल नाम क्या उसका? खुली छूट है, कोई किसी के साथ जाके रह सकता है ना, किसी प्रकार की कोई भी रेस्ट्रिक्शन। तभी जनजातियां हैं कि आपके सामाजिक नियम, जो भी आपके समाज के बंधन है, उन बंधनों को स्वीकार नहीं करती। सबको बराबर अधिकार है, जिसको जहां रहना है वहां जाके रहो, बोले हमारे बोले। अगला कौन सा है? ये और जोरदार। मान लो कोई लड़की ज्यादा सुंदर हो और कई लड़के आ जाए शादी करने के लिए, भाई हम इससे शादी करेंगे, तो फिर साल भर तक घर के काम करो, है ना, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई लकड़ियां काट काट के लेके आ रहा है। साल भर बाद में देखते हैं कि भाई इनमें से कौन सा ढंग का काम करने वाला बच्चा है, उससे शादी कर देते हैं। हो सकता है 10 बंदे आए, 10 में से कोई ढंग का नहीं है, तो बेच वॉश आउट, वैकेंसी नए सिरे से जारी की जाती है कि नया बेचो भैया। तो ऐसी जो शादियां होती है इनको क्या बोलते हैं? कभी एक बॉलीवुड की मूवी देखना, रमैया वस्ता भैया, देखिए उसमें कुछ कुछ ऐसा कंसेप्ट है। ये जनजातियों का बड़ा, इधर आपने नॉर्थ ईस्ट की जितनी जनजातियां, उनमें शादी के बाद में लड़की ससुराल नहीं जाती, लड़का आता है। शादी के बाद लड़की नहीं जाएगी ससुराल, लड़का आएगा और लड़का अपने ससुराल में रहेगा। और परिवार का पूरा आर्थिक नियंत्रण महिलाओं के पास। आदमी कमा के लाएगा, शाम को आते महिला को देगा अगले, और फिर वो खर्चा चाहिए तो महिला से लेके जाएगा, भाई रुपए चाहिए लागत। तो मैं ये आर्थिक जो महिलाओं वाली आजादी है जनजातियों में हमेशा ज्यादा ही होती है। एक मैंने कहीं एक बहुत अच्छा कई बार इफेक्ट पड़ा था कहीं कि भारत में जब आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है। उत्तर से दक्षिण जाएंगे तो विमेन एम्पावरमेंट, कश्मीर से कन्याकुमारी। साउथ जाओ, साउथ के अंदर विमेन एम्पावरमेंट मिलेगा आपको। आप यदि वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो भी आपको विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा मिलेगा। मतलब आप राजस्थान की तरफ से अरुणाचल की तरफ जाओ तो भी आपको ज्यादा मिलेगा। अच्छा, इसका क्या कारण है इधर होने का? तो हम कहते साहब इधर एजुकेशन है, इधर क्या है? और जब समाज में एजुकेशन आती है तब समाज में चीजें हट जाती है। समाज को पता होता है कि भाई सबके पास बराबरी के अधिकार है, महिला पुरुष जैसा कुछ भी नहीं होता है। इधर से इधर क्यों आता है? क्योंकि इधर ट्राइब है,
इधर क्या है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ट्राइब। इसका मतलब या तो वे समाज जिनमें पढ़ाई लिखाई का लेना देना ही नहीं है, वहां पर महिलाओं की स्थिति अच्छी, या वे समाज जहां पर पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा है, उनमें महिलाओं की स्थिति अच्छी। ये कचरा है ना। ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला कचरा है, ये समझ नहीं पा रहा है महिलाओं को आजादी दे, महिलाएं भी समझ नहीं पा रही आजादी ले, इसलिए दोनों को यहां लफड़ा हो रखा है। तो इस समाज में आजादी तभी मिलेगी महिलाओं को, जो समाज पूरी तरीके से क्या हो जाएगा। आप साउथ को, मैं कई बार साउथ वाला मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि साउथ की आजादी भी आप अलग प्रकार की है ना। मैंने शायद एक बार पहले भी एग्जांपल बताया होगा, साउथ में पढ़ाई के साथ में दोनों साथ पढ़े, महिलाएं भी पढ़ी पुरुष भी पढ़े, और धीरे धीरे वहां पर ये विचार ही हटते चले गए कि भाई कोई पर्दा प्रथा नाम की चीज होती है, या महिलाओं पर किसी प्रकार के बंधन नाम की भी कोई चीज होती है, और धीरे धीरे आजादी आ गई वहां पर। इसलिए साउथ में आपको ऐसी फोटो मिल जाएगी कि एक महिला इसरो में काम करती है। किसमें काम करती है? भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक संगठन है वो कौन सा है? इसरो। एक महिला किसमें काम करती है? इसरो। परंपरागत तमिल साड़ी में, ट्रेडिशनल जो उनकी तमिल साड़ी है, उस तमिल साड़ी के अंदर वो अपने ऑफिस जाती है, बालों में गजरा लगा के, वो जो टिपिकल उनका गजरा है वो लगा के। नॉर्थ वाले कचरे का सबसे दुष्परिणाम तो यह है कि यहां पर अपने पढ़ाई का मतलब ही ट्रेडिशन को छोड़ना। आप यहां नहीं देखोगे, नॉर्थ के अंदर यदि महिला इतनी कोई पावरफुल है, वो फिर सबसे पहले तो ये परंपरागत कपड़ों का त्याग करे। आप नॉर्थ की महिला को नहीं देखोगे कि इस प्रकार से गजरे वाली चीजों के प्रति या और गहनों के प्रति इस प्रकार का मिलेगा। उल्टा अपने नॉर्थ में यह माना जाता है कि इन चीजों को छोड़ना महिला सशक्तिकरण है। साउथ ये मानता है इनके साथ रहना महिला सशक्तिकरण है, क्योंकि वहां पे वास्तव में आजादी आई है। वो समझदार हुए धीरे धीरे, बाद में आजादी है, इसलिए वो समझते हैं कि कपड़ों से आजादी तय नहीं होती, आजादी आपके विचारों से तय होती है। इसलिए एक विज्ञान के संगठन में काम करने वाली महिला भी ठेठ ग्रामीण वो जो परिधान है उनका, या जो उनकी वेशभूषा है, या उनके जो गजरे लगाने वाला सिस्टम है, उसके अंदर रह लेती है। उनके जो वो नॉर्मल जिस प्रकार की वहां की साड़ियां बनती है उसके अंदर आती है। अपने यहाँ के नॉर्थ की महिला को सीईओ वगैरह बनी हुई उसको देखो, और फिर कभी साउथ वाली को देखो, क्योंकि एजुकेशन के साथ धीरे धीरे है। नॉर्थ भी सुधरेगा, धीरे धीरे एजुकेशन आएगी, तब ये सब चीजें आ जाएगी। तो जब हम नॉर्थ से साउथ जाते हैं तो विमेन एम्पावरमेंट ज्यादा है। कारण क्या है कि साउथ में क्या है, वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो ज्यादा है, क्योंकि अभी ट्राइबल्स। आप कभी मेघालय मणिपुर इनकी फोटो देखो कभी, मतलब दुकानें भी मिलेगी जो समय महिलाएं दुकानदार है, आज काम पुरुष कर रहे हैं, गले पे महिला बैठी, पूरा नियंत्रण ही महिलाओं के हाथ में। शादी हो गई, शादी के बाद में लड़की नहीं जा रही ससुराल, लड़का आ रहा है रोते रोते है ना। फिर उनके मुकदमे भी अलग प्रकार के होते होंगे कि सास और साली ने मिलकर कूटा इधर सास और ननद ने मिलकर, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस की, तो इधर डोमेस्टिक वायलेंस के मामले अलग प्रकार के होते होंगे यार। हाँ, उनके लिए पुरुष आयोग बनाने पड़ते होंगे, महिला आयोग नहीं होते होंगे, पुरुषों की हालत खराब होगी उन क्षेत्रों में। तो ये शादियां आपके, तो जिनमें नॉर्मल दहेज देके शादी करे, फेरे लेके शादी करे, वो तो कौन सी नॉर्मल, पैसे देके लाए वो और कपड़े देके लाए वो, बिना दहेज के छोड़ गए वो, शादीशुदा महिला और किसी के साथ जाकर रहने लग जाए, और जिनमें काम करवा के वैसे बाद में शादी करे तो कौन सी होती है। और सुनो देखो कितनी आजादी वाली। इन जिन क्षेत्रों के अंदर ग्रासिया रहते हैं उन क्षेत्रों में एक जनजाति रहती है भील। कौन जनजाति रहती है? ग्रासिया पुरुष किसी भील महिला से शादी कर ले, ग्रासिया पुरुष कैसे महिला शादी कर ले, वो जो परिवार होता है उसको बाद में बोलते हैं भील ग्रासिया। क्या बोलते हैं? वैसा वर्षा, इसका उल्टा हो जाए, मतलब ग्रासिया तो हो जाए महिला और भील पुरुष आपस में, ये भी शादियां में चलती, ये भी कर लेते इस प्रकार की शादियां। ये जो परिवार होते हैं इनको बोलते हैं गमेती ग्रासिया। क्या बोलते हैं? ग्रासिया पुरुष भील महिला से कर ले तब तो, और ग्रासिया महिला भील पुरुष से कर ले तो। उतार लो क्या पूरा लिखो, उतार कि वो परिवार बाद में क्या कहलाते हैं। तो महिला भील हो तब तो भील ग्रासिया, और पुरुष भील हो तो गमेती ग्रासिया। छुट्टी है सबको, कोई कहीं जाके रहे, सिमरन जिंदगी जीती है अपने, बाकी में तो कहना पड़ता है इनके का भाई है। देख लिया, दो चीज और सुनना देखो।
एक सारे गांव वाले मिलके, आसपास के शहरिया मिलके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब जैसे अपने सारे लोग आज जितने बैठे अपने देखिए सर, अपने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, इसमें हम लोग सारे रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। और अपने कहा कि सर सारे अपने मिलकर 100 रुपए इकट्ठे कर लेते हैं। 500 आदमी थे, अपने 100 रुपए इकट्ठे किए तो अपने पास कितने हो गए? 50,000। अब भाई अपने में से किसी को भी आवश्यकता पड़ेगी तो 50,000 में से ले लो, बाद वापस जमा करा दो। गांव में बनाते हैं, सोसाइटियां भी बनती है, इनमें भी ये सोसाइटी बनती है। तो इनकी जो सहकारी समिति है उसको बोलते हैं हेलरू। क्या बोलते हैं? अच्छा, मरने के बाद में किसी आदमी की छतरियां वगैरह बनाई जाती है, चबूतरे बनाते हैं, वो जो मरने के बाद में इनके मॉन्यूमेंट बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं हुरे। क्या बोलते हैं? तो मृतक का जो मॉन्यूमेंट होता है उसको तो बोलते हैं हुरे, और जो सहकारी समिति जो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको क्या बोलते हैं? लिख लो दोनों। कोई पूछेगा ग्रास्य जनजाति की कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। सहकारी समिति को तो क्या बोलते हैं? हेलरू। और मॉन्यूमेंट लिख लो खाली आप, तो मरने वालों के बनाए जाते हैं मॉन्यूमेंट वगैरह, चबूतरे वगैरह जो भी बने, उसको क्या बोलते हैं? पूरे। तो ग्रास्य जनजाति की सहकारी समिति तो क्या कर रही है? हेलरू। और मृतक के जो मॉन्यूमेंट बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? अगली जनजाति लिखो, भील। भील शब्द बना है व्हील से। किससे बना है? व्हील का मतलब होता है तीर कमान। व्हील का मतलब क्या था? लिखो, भील शब्द व्हील से बना है। वर्ड भील इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हील। भील शब्द व्हील से बना है। वर्ड भील इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हील। जिसका अर्थ होता है तीर कमान, विच मीन्स बो एंड एरो। जिसका अर्थ होता है तीर कमान, विच मीन्स बो एंड एरो। अब कोई आपसे पूछ ले कि कौन सी जनजाति मुख्यतः तीर कमान अपने पास में रखती है, तो कौन सी जनजाति होगी? एक किताब है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। कौन सी किताब है? मैं राइटर का नाम तो भूल गया यार, कुछ अच्छा सा नाम। इस किताब में भीलों को कहा गया कि ये किसी टाइम में मारवाड़ रहते थे। कहां पे रहते थे? मारवाड़ रहते थे। अब तो इनका मुख्य क्षेत्र है उदयपुर। ज्यादातर भील कहां पे रहते हैं, लेकिन इनका उत्पत्ति स्थल कौन सा बताया गया? मारवाड़। कौन सी किताब में? लिखो, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक ऑफ वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक नेम्ड वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल था। मारवाड़ वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ हिल्स। मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल था। मारवाड़ वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ हिल्स। मारवाड़ भीलों का उत्पत्ति स्थल था। मारवाड़ वॉज ओरिजिन पैलेस ऑफ हिल्स। जमस्टोड इनके लिए लिखता है कि वन पुत्र है। जमस्टोड इनको क्या कहा? वनों में रहता है, इसलिए क्या कह दिया उसने? वन पुत्र। लिख लो, जमस्टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा है। जमस्टोड कॉल्ड देम सन ऑफ फॉरेस्ट। जमस्टोड ने इन्हें वन पुत्र कहा है। जमस्टोड कॉल्ड देम इन सन ऑफ फॉरेस्ट। मुख्य क्षेत्र लिख लो अपने उदयपुर। अब कहां पे रहते हैं ज्यादातर लोग? उदयपुर। मुख्य क्षेत्र उदयपुर। जो मैंने बताया था, राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य कौन सा है? गौरी। गौरी कौन सी जनजाति करती है? इसका मतलब जनजाति सबसे प्राचीन कौन सी होगी? भील। लिख लो, यह राजस्थान की प्राचीनतम जनजाति है। इट इज एन ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। इट इज एन ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। इट इज एन ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। राजस्थान क्या सबसे प्राचीनतम? अपने राजस्थान में सबसे अधिक बड़ी संख्या में, सबसे अधिक जनसंख्या यदि किसी जनजाति की तो है मीणा। दूसरे नंबर पर यदि कोई है तो वो कौन है? भील। लिख लो, यह राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। इट इज सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। इट इज सेकंड मोस्ट ट्राइब ऑफ राजस्थान। ये लिख लो बोले, यह राजस्थान की दूसरी मुख्य जनजाति है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ राजस्थान। 1 2 3 लगा के लिखो। 1 नंबर लिखो मीणा, 2 पे भील और 3 पे ग्रासिया। सबसे ज्यादा कौन है? मीणा। 2 नंबर पे कौन है? भील। और 3 नंबर पे कौन है? ग्रासिया। इसलिए अपने मेंस में सोशियोलॉजी के सिलेबस में 3 ही जनजातियां रखी हुई है।
बिल मीना ग्रासिया। उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा भाई इन तीन के बारे में सोशियोलॉजी में हम क्वेश्चन पूछेंगे। कारण क्या इन तीन के बारे में? क्यों? ये तीन सबसे बड़ी जनजातियां अपनी, तो इन तीन के बारे में पूछ लिया। लिख हाँ, भीलमीणा कहां कहते हैं? नहीं, भील कहते हैं। भीलमीणा कहां कहां पढ़ा तूने भीलमीणा? हाँ हाँ, भील ग्रासियर अभी जैसे पढ़ा था वैसे होगा, शादियां होती होगी कोई। सुनो देखो और सुनो, घर होता है जो घर, घर को बोलते हैं टापरा। क्या बोलते हैं? या उसको बोलते हैं कू। जो मोहल्ला होता है, कॉलोनी मान लो आप, उसको बोलते हैं फला। जो गांव होता है, गांव को बोलते हैं पाल। क्या बोलते हैं? एक गांव का कोई मुखिया हो जाएगा पालवी, या उसको कह देंगे तदवी। क्या बोलेंगे उसको? पालविया। और सारे बिलों का जो मुखिया होता है, एक ग्राम प्रमुख लिख लो इसको अपने, ग्राम प्रमुख, ताकि अलग अलग चेंज नहीं हो, उसको बोलते हैं पालविया तदवी। और इनका मुखिया जो होता है, हेड या चीफ होता है, उसको बोलते हैं गमेती। क्या बोलते हैं? अभी देखो हमने लिखा थोड़ी देर पहले कि भील पुरुष और ग्रासिया महिला, तो उस परिवार को गमेती ग्रासिया कहते हैं, कहा था। तो इनका जो मुखिया होता है उसका नाम ही क्या होता है? गमेती। लिखो देख, घर होम जो आपका है उसको क्या बोलते हैं? टापरा या कु। मोहल्ला जो होता है, कॉलोनी लिख लो मोहल्ला, फला। और गांव को बोलते हैं पाल। आप और याद करो, देखे मैंने आपको बिजोलिया अभिलेख पढ़ाया था, है ना? तो बिजोलिया अभिलेख के अंदर मैंने एक प्रशासनिक विभाजन बताया था आपको। देश पत्तनपुर, तो पल्ली है ये, और कुछ नहीं है। आई बात समझ? तो गांव से थोड़ा बड़ा गांव हुआ करता, उसको क्या बोला करते थे? पल्ली बोलते। तो पल्ली धीरे धीरे होता क्या हो गया इनके? पाल। तो थोड़ा छोटा गांव होता होगा उसको बोलते होंगे फला, और थोड़ा बड़ा गांव हो जाता है उसको बाद में क्या बोल देते हैं? पाल। और गांव का जो हेड या चीफ होता है उसको क्या बोलते हैं? पालवी या तदवी। और सारे भीलों की पंचायती बुला ले, उनका जो मुखिया उसको क्या बोलते हैं? बाद में गमित। क्या बोलते हैं उसको? गमित। तो हमें बताओ, देखिए घर को क्या बोलते हैं? कापरा या कु। मोहल्ले क्या बोलते हैं? फला। गांव को क्या बोलते हैं? गांव का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं? पालवी या क्या कहते हैं उसको? उसको तदवी कहते हैं बाद में। अच्छा, बाल विवाह नहीं किया जाता। कैसे विवाह नहीं करते? लिखो, इस जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता। देयर इज नो चाइल्ड मैरिज इन दिस ट्राइब। इस जनजाति में बाल विवाह नहीं किया जाता। देयर इज नो चाइल्ड मैरिज इन दिस ट्राइब। बाल विवाह नहीं किया जाता है। देवता को बोलते हैं टोटम। कुल देवता, क्लेन डेटी जो होता है उसको बोलते हैं टोटम। लिखो, कुल देवता बराबर टोटम, क्लेन डेटी। टोटम, टोटम का वैसे मीनिंग होता है सिंबल। टोटम का मतलब क्या होता है? कि जब भी कोई किसी देवता की पूजा प्रतीक के रूप में करे तो उसका मतलब ये तो टोटम पूजा। क्या बोलते हैं? जैसे अपने गोगा जी के मंदिरों में सांप बना लेते हैं, कोई मूर्ति ने एक सांप और उसकी पूजा करे, इसका मतलब आप किसकी पूजा कर रहे हैं? टोटम। जब सिंबल की पूजा की जाए, प्रतीकों की पूजा की जाए, उनको क्या बोलने लग जाते हैं बाद में? टोटम बोलने लग जाते हैं। अब ये अपना टोटम मानते किसको? तो पेड़ पौधों को। किसको मानते हैं? लिखो, पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। दे कंसिडर ट्रीज एंड प्लांट्स एज सिंबल ऑफ टोटम। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। दे कंसिडर प्लांट्स एंड ट्रीज आर, दे कंसिडर प्लांट्स एंड ट्रीज एज सिंबल ऑफ टोटम। पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। आपने नॉर्मली कहते हैं कि भाई शादी जो होती है देवताओं को साक्षी मान के की जाती है। किसको साक्षी मान की जाती है? और हम कहते हैं भाई बाकी देवता तो ऊपर बैठे हैं, हमारे पास एक ही देवता है, अग्नि। कौन सा देवता है? और अग्नि हमारे तथा बाकी देवताओं के बीच में क्या काम करता है? मीडिएटर। इसलिए हम शादी किसको साक्षी मान के करते हैं? अग्नि। ये देवता किसको मानते हैं? पेड़ पौधों को। तो ये पेड़ पौधों को साक्षी मान के शादी करते हैं। लिखो, विवाह के दौरान पेड़ पौधों को साक्षी मानते हैं। ड्यूरिंग मैरिज दे कंसिडर ट्रीज एज विटनेस। विवाह के दौरान पेड़ पौधों को साक्षी मानते हैं। ड्यूरिंग मैरिज दे कंसिडर ट्रीज एज विटनेस। विवाह के दौरान पेड़ पौधों को साक्षी मानते हैं। ड्यूरिंग मैरिज दे कंसिडर ट्रीज एज विटनेस। ये जो शादियां होती हैं, इन शादियों को बोलते हैं हाथी वेंडो। क्या बोलते हैं? लिख लो, इस विवाह को हाथी वेंडो कहा जाता है, जो पेड़ पौधों वाला विवाह किया जाता है। इस विवाह को हाथी वेंडो कहा जाता है। दिस मैरिज इज कॉल्ड एज हाथी वेंडो। इस विवाह को हाथी वेंडो कहा जाता है।
दिस मैरिज इज कॉल्ड एज हाथी विंडो। ये जो शादी होती है इसको क्या बोलते हैं? हाथी विंडो। अब वापस याद करना, मैंने बताया था कि भील पुरुषों द्वारा शादी के समय तलवार लेकर घुटनों के बल बैठकर किया जाने वाला डांस हाथी मना है। कौन सा है? क्योंकि शादी का नाम क्या है? हाथी विंडो। तो शादी के टाइम में जो डांस करे उसका नाम क्या हो गया? पहले पड़ जाएगी बात। अच्छा, दूल्हा जो होता है उसको ससुराल में एक माता जी का चित्र बनाना पड़ता है। उस माता जी का नाम है बराड़ी माता। क्या नाम है? तो बराड़ी माता विवाह की देवी है। विवाह की देवी किसको माना जाता है? लिख लो, बराड़ी माता को विवाह की देवी माना जाता है। बराड़ी माता इज नॉन एज डेटी ऑफ या गॉडेज ऑफ मैरिज। बराड़ी माता को विवाह की देवी माना जाता है। बराड़ी माता इज नॉन एज गॉडेज ऑफ मैरिज। बराड़ी माता को विवाह की देवी माना जाता है। क्या माना जाता है? बराड़ी माता को विवाह की देवी माना जाता है। नीचे लाइन चेंज करके लिखो, दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। ग्रूम हैज टू डिपिक्ट पेंटिंग ऑफ बराड़ी माता इन इन-लॉज हाउस। दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। हैज टू डिपिक्ट पेंटिंग ऑफ बराड़ी माता इन इन-लॉज हाउस। ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। कौन सी माता जी का चित्र बनाना पड़ता है? और मुझे लगता है इसीलिए बाल विवाह नहीं करते। क्या टावरों से पेंटिंग बनेगी नहीं और फालतू में बराड़ी माता क्या हो जाएगी? नाराज हो जाएगी। कल को कोई दोस्त दे, इससे अच्छा अपने से ब्याह करो। वही एक से अधिक शादियां कर लेते हैं। वधु मूल्य को बोलते हैं दापा। लिख लो, वधु मूल्य बराबर दापा। कुछ टर्म इनमें सेम ही होती है। तलाक को बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। लिखो, तलाक बराबर छेड़ा फाड़ना। मैं बता दूंगा आपको, लिखो आप क्या होता है, मैं समझा दूंगा। डाइवोर्स, डाइवोर्स बराबर छेड़ा फाड़ना। तलाक को क्या बोलते हैं? कुछ ही नहीं भाई, यदि आपस में नहीं बनती पंचायत बुलाते हैं, पंचायत बुला के दोनों कह देते हैं भाई हमारी नहीं बनती, हम आपसी सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से क्या होना चाहते हैं? अलग। कुछ ही नहीं करना। वो जो पुरुष होता है वो महिला की साड़ी का एक साइड का पल्लू पकड़ेगा और उसको थोड़ा सा फाड़ के उसमें 1 रुपए का सिक्का लेके बाद ही गांठ लगा देता है। मतलब छेड़ा फाड़ दिया, अब तू तेरे मैं, अब आपस में अपना कोई भी लेना देना। अच्छा, पर यह भी जरूरी नहीं कि आप तलाक लो। यदि किसी महिला को लगता है मुझे इसके साथ नहीं रहना, और किसी के साथ जाके रह सकती है। पर यदि बिना छेड़ा फाड़े, बिना तलाक लिए और किसी के साथ जाके रहने लगे, तो जिसके साथ रहती है वो आदमी पहले वाले आदमी को रुपए देगा। या तो आप तलाक लेके जाओ फिर दूसरे के साथ रहो। यदि बिना तलाक लिए किसी दूसरे के साथ रहने लगे तो दूसरे आदमी को पहले वाले आदमी क्या देने पड़ेंगे? रुपए। उसको बोलते हैं झगड़ा। क्या बोलते हैं? मेरे से झगड़ा करके गई है, अब तेरे साथ है तो इस झगड़े के मेरे को क्या दे दूं? रुपए दे। देखो, यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, इफ एनी वुमन लिव्स विद अदर मैन, यदि कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, इफ एनी वुमन लिव्स विद अदर मैन, तो वह पुरुष उसके पूर्व पति को झगड़ा राशि देता है। तो वह पुरुष उसके पूर्व पति को झगड़ा राशि देता है। देन दिस मैन गिव झगड़ा अमाउंट टू हर एक्स हस्बैंड। तो वह पुरुष उसके पूर्व पति को झगड़ा राशि देता है। देन दिस मैन गिव झगड़ा अमाउंट टू हर एक्स हस्बैंड। उसके पूर्व पति क्या देता है? झगड़ा राशि देता है। आपस में एक दूसरे को मार देते हैं। मैंने दिन शायद ये बात तो बताई थी पहले, मोताना वेल्थ नहीं बताई थी कि आपस में जैसे दो कबीले, एक कबीला ये, एक कबीला ये, इस कबीले ने इस कबीले के बंदे को मार दिया। अब दो बात है, या तो ये बदला लेंगे वापस तुम्हारा मारेंगे, पर यदि तुम इस बात को ले दे के सल्टाना चाहते हो तो रुपए दे दो। वो जो रुपए होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मौत के बदले में जो रुपए लिए जाए वो मोताना। वो क्या है? रक्त मूल्य, ब्लड प्राइस। आपने हमारा खून बहाया है, इसके बदले में हमें क्या देने पड़ेंगे? आपको रुपए। देख लो, रक्त मूल्य बराबर मोताना, ब्लड प्राइस, रक्त मूल्य मोताना। तो जो ब्लड प्राइस रक्त मूल्य होता है उसको क्या बोलते हैं? मोता। तो फिर या तो भाई इस कबीले ने इस कबीले का बंदा मार दिया, तो या तो ये जाएंगे कि भाई तुम्हारा मारेंगे रे कम, और वो कहेंगे नहीं भाई ऐसे मत करो यार, जो हो गया वो तो हो गया, और जैसे तैसे करके मामले को सुलझा लो, तो रुपए दो। फिर पूछते भाई तुम्हारा कितने का आदमी था? तो कहे भाई 20,000 का था, निकम्मा ही था, हमारा तो 10,000 का ही था। तो फिर यूं बार्गेनिंग होती है, खूब सारी बार्गेनिंग होती है, उसके बाद रुपए तय किए जाते हैं। तो वो तो ये पिंडवाड़ा साइड में ज्यादा रहते हैं, इधर ये भीलन ग्राचियन सब में ये मोताना वाले। तो मैंने दिन से बताई थी यार, आपकी क्लास में बात बताई कि एक वो हमारे साथ वाले और वहां अपने सर थे, पहले यहाँ पढ़ाया करते थे, साइकोलॉजी पढ़ाते, और वो आजकल पिंडवाड़ा के अंदर डिप्टी है, वहां लगे हुए। तो वो मुझे अभी थोड़े दिन पहले मिले थे, तो वो बता रहे थे सर
कि अरे यार हमारे तो वो जनजातियों वाला पूरा इलाका है और ये मोताना वाली इन समस्या इतनी भयंकर है कि कबीले आपस में लड़ लेते हैं और बाद में कि भाई लो मोताने के लिए इकट्ठे हो गए। तो अब पुलिस को जाना पड़ता है कि कल को यार वहां जब बार्गेनिंग हो रही है वहां लड़ाई ना कर ले, दोनों कबीले आ रखे हैं और कि सारे हथियार लेके आते हैं, सबके पास में कोई ना कोई था, किसी के पास लठ है, किसी के पास में तलवार है, किसी के पास में भला है, छोटा मोटा हथियार सबके लिए, और बच्चे बूढ़े सब लोग 400 आदमी ले आगे भाई मोताना लेने के लिए। तो बाद में हम पुलिस वाले जाते हैं, बाद आप दो कबीले, एक कबीला इधर बैठा है, एक कबीला इधर बैठा है, उनको दोनों अलग अलग करते हैं, तो साइड में जाके बैठो एक साथ नहीं, फिर उनके जो पंच वगैरह होते हैं, ये जो उनके मुखिया होते हैं, इन मुखियों को बुलाते हैं, इनमें बुला के बातचीत करते हैं। पर यार यूं बड़ा अजीब सा वातावरण होता है कि पुलिस वाले कितने के 25, जनजाति कितनी 400 इधर खड़े हैं और सबके पास में क्या है हथियार। तो बाद में कई बार ऊपर फोन करते हैं कि भाई यहाँ पे मामला बिगड़ सकता है और थोड़ा ऊपर से जाब्ता भेजो, जाब्ता मतलब और पुलिस भेजो। तो बाद में और जाब्ता आता है और पुलिस वाले आते हैं 10। टोटल कितने हो गए 35। अब भाई दो तरीके हैं, या तो मान लो कल को हथियार लेके पीछे पड़ गए तो फायरिंग करो, फायरिंग की नहीं जा सकती, फायरिंग के ऑर्डर से मिलते नहीं, फिर सरकार का भी यूं रहता ही है भाई जनजातियां हैं वैसे मुख्य धारा में शामिल नहीं हो रही, इस प्रकार के काम होंगे तो और नाराज हो जाएगी, तो सरकार भी कहती है ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना, जैसे तैसे करके समझाओ। तो बाद जैसे तैसे करके उनको समझाते हैं, वो पहले 80,000 मांगते हैं, दूसरे वाले कहते देंगे नहीं था, कुछ इनका आदमी नहीं था, एकदम पतला सा मरा हुआ सा तो आदमी था इनका, फिर और नीचे 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 आते 40,000 में मामला सुलझ गया, तब 40,000 रुपए उनको दिलवा दो। अब उधर से कितने लोग आए हुए थे मोताना देने के लिए 400, तो सारे 100 बांटेंगे, जितने लोग हैं उन सबको देने पड़ेंगे, भले बच्चा है 10 साल का बच्चा भी हथियार लेके आया तो उसको भी क्या मिलेगा बाद में मौत। और क्या आजकल तो फिल्में देख देख के यूं इंटेलिजेंट हो रहे सारे, तो हमको लाइन खींच देते हैं कि भाई ये लाइन खींच दी और इधर तुम बैठो इधर तुम बैठो, बीच में हम यूं बातचीत वगैरह करते रहते हैं। तो इस लाइन पे इधर वाले जो हैं जिनको मोताना लेना है वो एकदम नंगी तलवार लिया बंदा और एकदम उस लाइन पे घुमा रहा है तलवार को, और पुलिस वालों की तरफ देख रहा है, झुकेगा नहीं साला। यार यूं वातावरण जोरदार सा होता है। तो एक कबीलाई व्यवस्था जो भी होती है ना, उस कबीलाई व्यवस्था का सबसे मुख्य अंग है रक्त मूल्य, क्या उसका ये ब्लड मनी। इसलिए अरब देशों में अब तक आई है, जो अरब कंट्रीज है उन अरब कंट्रीज में अभी तक है कि आपने यदि किसी का बंदा मार दिया तो पैसे देके मामला सुलझाया जा सकता है। अपने अंग्रेजों ने आगे खत्म किया था, तो जो मध्यकाल के अंदर अपने था कॉर्नवालिस, एक पूरी वो कॉर्नवालिस कोड लेके आता, कॉर्नवालिस कोड के अंदर बाकायदा लाइन है भारत में रक्त मूल्य की परंपरा को क्या किया जाता है। पहले अपने ये था मार दिया तो मेरे से रुपए ले लो, सजा किस बात की। कॉर्नवालिस ने कहा कि ना, सजा मिलेगी, भरपूर मिलेगी, तक पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। ये जो वातावरण लेके आया था, कौन लेके आया था? तो बाकी ये यूं कबीलाई व्यवस्था जिनमें भी ये इस प्रकार की जनजाति व्यवस्था ज्यादा रहेगी, उनके अंदर ही चीज रहेगी। वो मैंने कभी एक रसिया वाला और बात बताई होगी आपको, पाकिस्तान वाली बात नहीं पता। ये हम जब यहां से रसिया गए तो वहां एक पाकिस्तानी मिला, तो हम मॉस्को एयरपोर्ट पे मिलते मिल गया हो। तो यहां से हम जब गए थे, सर ने हमें समझा के भेजा था कि देखो तुम पहली बार विदेश यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए विदेश वालों को ये डाउट है तुम पर पूरा कि तुम वापस नहीं जाओगे। कि इंडिया के बारे में ऐसा माना जाता है कि इंडिया फैमिली कंट्री है, पारिवारिक देश है, एक परिवार के साथ रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे फैमिली वैल्यूज के लोग हैं, इसलिए यहाँ के लोग जब भी बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो जोड़े के साथ जाएंगे अपने, ना। तुम अकेले लड़के लड़के जा रहे हो 4, और तुम में से ज्यादातर का स्टेटस है अनमेरिड, इसलिए उनको लगेगा कि सारे कबूतर है। कबूतर का मतलब है कि वापस से नहीं जाएंगे। और भारत वाले ऐसा करते हैं, यहाँ पे जाते टूरिस्ट वीजा पे, बाद में वहां पे जाके किसी होटल में सेट हो जाते हैं, भांडे मांज लेंगे, वापस नहीं जाना अपने यहाँ पे। इसलिए हो सकता है तुम्हें मॉस्को से डिपोर्ट कर दे, हो सकता है तुमको मॉस्को से वापस भेज दे, हो सकता है तुमसे पूछताछ करे खूब सारी, इसलिए थोड़ा सा चिल रहना, घबराना मत। घबराओगे तो उनको डाउट हो जाएगा कि ये पक्का न पक्का कोई ना कोई चोरी कर रहे हैं, यदि नहीं घबराओगे तो वो तुम्हें जाने देंगे अंदर। अब मॉस्को में उतरे, 4 बंदे उतरे, हम उतरते हम 2 को पकड़ लिया, 2 को बेच दिया। मेरे को इसलिए पकड़ लिया मेरी दाढ़ी लंबी थी, तो उन्होंने कहा तू आ साइड में। एक तो दूसरे जो थे उनको इसलिए पकड़ लिया कि उनके पासपोर्ट में जो फोटो थी उसके अंदर बाल बहुत लंबे लंबे थे, नहीं बाल एकदम छोटे छोटे थे, लंबे थे, और अब एकदम बाल छोटे छोटे। तो बाल छोटे होते हैं ना तो वैसे शक्ल चेंज हो जाती है, बाल लंबे और बाल छोटे में तो शक्ल एकदम ही आपकी डिफरेंट ही नजर आती है। और मेरे वही था कि मेरे पासपोर्ट वाली जो फोटो थी उसमें क्लीन शेव है और बाद में दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तो उसने कई जरिए देखा, दाढ़ी देखे उसको लगा साइड में आ रहे थे, तो वो 3-4 बार यूं किया उसने, मुझे कभी के कैमरे के सामने देख, कभी मेरा पासपोर्ट देखे वापस, तो मैं समझ तो गया था कि रोकेंगे यहाँ पर। अब 4 खड़े, 4 में 2 को कहा कि जाओ, 2 को कहा इधर। अब हमने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मैंने कहा रोक लिया, उन्होंने कहा मेरे को रोक लिया। हमको सर वाली बात याद आई कि सर ने कहा था कि यदि वो तुम्हें ले जाके कहीं बिठाएंगे तो कहीं ले जाके बिठा देंगे, फिर साइड से कहीं से देखेंगे तुम्हें, अंदर कमरे में बैठ के वॉच करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो वहां पे हंसते रहना, ये बातें करते रहना, ताकि उनको लगेगा यार तुम कितने कूल हो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से कि रोक लिया। तुम्हें लगता है कि यार ये रूटीन उनका है और थोड़ी देर में चेक करके तुम्हें भेज देंगे यहाँ से, तो अब हम डर तो लगे, अंदर भयंकर डर लगे, पर हम बैठे बैठे झूठे हंसे और अपनी भाषा में जोर जोर से बातें करके आ रहे यार। और मैं उनको कहूंगी यार ये वापस नहीं भेजते दिल्ली कहीं, तो हम अभी यदि वापस भेज देंगे ना तो अपने जयपुर नहीं जाएंगे और अपने जाके दिल्ली में होटल लेके होटल में बैठे रहेंगे, बाहर निकलेंगे नहीं। और ये जो बाकी दोनों मॉस्को घूम के आ जाएंगे तब अपने इनके साथ में वापस चल लेंगे और इनको कह देंगे भाई चारों घूम के, इनको सौगन खिलाएंगे, तुम किसी को बताओगे
वरना यार बेइज्जती होती है। यहाँ चारों तरफ माहौल बना, रसिया जा रहे हैं, रसिया जा रहे हैं, पता चला मॉस्को से वापस फेंक दिया आपको। तो हम बैठे बैठे में बात कर रहे थे, तो ये टेबल लगी, टेबल के एक साइड में हम दोनों बैठे, टेबल के उस साइड में कोई एक बंदा और बैठा। तो हम जब बैठे थे ना, तब मैंने नोटिस किया कि गोरा सा आदमी बैठा था एकदम। तो हमें लगा यार कोई होगा, यहाँ का विदेशी होगा। हमें जब बोलते देखा तो उस बंदे ने पीछे मुके और पूछे मुकर का, कहां के हो तुम लोग? इंडिया। इंडिया में कहां से? राजस्थान। राजस्थान में कहां से? जयपुर। उसने कहा नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, राजस्थान के नहीं हो और जयपुर के नहीं हो, तुम्हारी भाषा ही नहीं है जयपुर की। तो साथ वालों के मुझे निकला कि जोधपुर। हाँ एग्जैक्टली, और तुम जोधपुर के दोनों भाषा वहीं की बोल रहे हो। अब कोई बंदा इतना ज्यादा का, इसका मतलब वो अपना ही है। तो हमने पूछा कि भैया आप कहां से? उसने कहा कराची। कराची सिंध में पड़ता है। सिंध की और अपनी भाषा जोधपुर वाली एक जैसी सी, लगभग लगभग सिंधी का पुट आता है। तो नहीं, मैं तुम्हें पहचान गया था वैसे कि तुम सिंधी बोल रहे थे दोनों, सिंधी जैसी भाषा बोल रहे थे, इसलिए तुम वेस्टर्न राजस्थान के हो। तो कैसे बिठा लिया तुम्हें? तो मैं यार भैया पता नहीं, इन्होंने पासपोर्ट चेक किया, यहाँ पे बिठा दिया। आपको कैसे बिठा रखा? कि मुझे सुबह से बिठा रखा है इन्होंने। क्यों? कि यार ये वो पाकिस्तान का पासपोर्ट देखते इनको लगता है आतंकवादी है। अरे सारे आतंकवादी थोड़ी होते हैं यार। और मैं तो यार कई देशों में घुमा हूं, पर ये गोरे लोग ना अपने से नफरत करते हैं, और इसलिए ये मुझे तो कह रहे हैं कि तेरे को वापस भेजेंगे। तो मेरे को थोड़ी देर फ्लाइट आने वाली है, वापस इस्लामाबाद वाली फ्लाइट में बिठाएंगे मेरे को, और मेरे को तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे, और तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। अब हमारा जी ओढ़ रहे, कह रहे डराओ मत यार। अरे नहीं नहीं, ये बहुत गंदे लोग हैं, गोरे एकदम काले, उनसे नफरत करते हैं अपने से, और इसलिए अपने को अंदर नहीं जाने देंगे, और इनका देश ऐसा ही। अब वो हमसे बातें, तो उसने मेरे से पूछा कि तुम राजस्थान में कहां से? फिर इधर इधर की बातें होने लगी। तो उसने पूछा कि यदि तुम्हारे परिवार के कोई एक आदमी को मार दे तो तुम उनके कितने आदमी मारते हो? मैं क्यों? तुम्हारे परिवार को मार दे तुम क्या करोगे? पुलिस। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, एफआईआर दर्ज करूंगा, भाई हमारे ऐसा ऐसा हो गया, जिसने भी किया उसको पकड़ा जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था नाम की चीज होती है, हर कोई आदमी कानून हाथ में लेके थोड़ी घूमता रहता है। तो देखा खून मर गया तुम्हारा, पानी हो गए तुम। किसी टाइम में तुम्हारे पूर्वज जब एक को मार दिया जाता, जाके बदला लेते, दो मारते थे, तो तुम पुलिस के पास जाओगे? अब वो मारने की बातें और करे। हम है ना, हम 4 मारते हैं भाई साहब, 4। अब हमें यूं ऑर्डर लगने लगा, और यूं मस्त बंदा वहां रशियन गार्ड खड़ा हो, रशियन गार्ड के कम हियर, और रशियन गार्ड पास में, उसको कहे वी आर फ्रेंड्स हियर, भाई हम आपस में बातें कर रहे थे। वो रशियन के यस यस बट नॉट देयर, वी आर एनिमी देयर। ये मराएगा आप। तो हमने ये एक दूसरे के हाथों आदि क्लिक हुआ साथ में कि यार गड़बड़ है कुछ ना कुछ, और हमने उस रशियन कहा भाई हमें वॉशरूम जाना है, तो हमें बेचारा वॉशरूम ले गया। तो हम दोनों जाके बात की कि सर ने कहा था कि कहीं ले जाके बिठाएंगे और कहीं से देखेंगे तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। जो देख रहे हैं उन्होंने ये भी तो नोटिस किया होगा कि 4 घंटे पहले जिस आदमी को आतंकवादी होने के आरोप में बिठाया हुआ है, 4 घंटे बाद 2 बंदे फ्लाइट से उतरे और उसके दोस्त है। इसका मतलब पूरी गैंग है। और कल मास्को में चलो तो धमाके धमाके धमाके, और मैं तो लग रहा हूं ये फोड़ेगा बम कहीं ना कहीं कर। और मैं यार अब इसके पास जाके नहीं बैठेंगे अपने, तो हम भाई उस साइड में जाके बैठ गए। इस बार आए तो उसके पास आगे बैठे नहीं, उसने एक तो आवाज ही लगाई तो हमने इग्नोर मारा उसको। मैं यार इसके पास ही नहीं जाना। रशिया वालों ने कई देर हमें चेक वेक किया, अलग अलग कमरों में लेके गए, कई देर बातें बातें पूछी, तुम क्यों आए, यहीं क्यों आए, तुम्हारे पास रुपए कितने हैं? तो सर ने वो कह के भेजा था कि तो डॉक्यूमेंट पूरे रखना। तो उनको तुम कह दोगे भाई देखो होटल के कागज पड़े, रिटर्न की फ्लाइट पड़ी, तो उनको लगेगा यार वापस तो जाएगा बंदा, क्या करेगा यहाँ पे। एक जेब में पैसे खूब सारे रखना, उनको लगता है जो यहाँ रहेगा वो गरीब आता है, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए वो यहाँ पे रहेगा। तो उसने जैसे पूछा पैसे कितने, मैंने जेब में खूब सारे डॉलर डाल रहे, तो मैं पैसे लगा दूं डेयरी में। मैं अमीर आदमी हूं उधर का, बाबोर हाइयो हूं मैं, गिन पैसे गिन तू आपने। तो कई देर मजे लिए, कई देर वो बैठा रहा। उसने कहा यार तुम रसिया ही क्यों आए सबसे पहले, और किसी देश में नहीं गए, घूमना था, पहली विदेश यात्रा, कहीं चले जाते। वापस होता है रसिया हमारा फ्रेंड है, इंडिया एंड रसिया खूब लंबे टाइम से फ्रेंड है। गीत गा के सुनाया मैंने उसको कि सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो उसने कहा पर तुम रसिया में ही क्यों आए, इसी महीने में क्यों? दिसंबर। हम गए दिसंबर में। दिसंबर में रसिया का तापमान होता है -18, सबसे ठंडा रहता है दिसंबर। तो यार दिसंबर में क्यों आए? वापस बताया कि यार मैं देख इंडिया में भी वेस्टर्न इंडिया का हूं, उसमें भी राजस्थान के भी वेस्टर्न का हूं एकदम, और हमारे तापमान होता है 55 डिग्री, बाफन बढ़ जाती है आदमी की। इसलिए गर्मी में आगे तो क्या करे यार, हमें ये सुनो सुनो ये देखना था तुम्हारा। अच्छा उसने कहा ठीक है। तो उसने पूछ के उनसे भी खूब देर बातें पूछी। एक उनकी ये नहीं समझ में आती कि तुम काम क्या करते हो, कोचिंग में पढ़ाते हो, उनकी कोचिंग होती नहीं। अभी नहीं स्कूल नो, ट्यूशन नो, व्हाट इज कोचिंग? अब वापस वो बताएं कि गवर्नमेंट सर्विस। अब उनके गवर्नमेंट सर्विस वाला कंसेप्ट ही नहीं कि कोई RS IS ऐसा कंसेप्ट नहीं होता। बहुत मुश्किल से जैसे तैसे समझाया उसके ऊपर, उसने कागज वागज चेक किया तो उसने भेज दिया। हम जो वापस जा रहे तो उस पाकिस्तानी ने वापस देखा हमें, तो उसने वापस भेजा, वापस आने लगे भाईजान। तो मेरे साथ और मेरे कहा कि भैया पीछे नहीं देखना, यदि इसने पीछे से कह दिया कि फतेह हमारी होगी ये मरा देगा अपने कि जिस मकसद को लेके आए थे उस मकसद में कामयाब होना। मैं नहीं जा पाया लेकिन
जो जो जगह बताई हुई है कल धड़ाम करते ना, तो कल पढ़ेंगे बाकी।